तो बस अब उल्टी गिनती शुरू है आईपीएल 2022 की सबसे बड़ी नीलामी की, जो इसी वीकेंड पर यानी सैटरडे और संडे को होने वाला है। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट को में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर जो भारतीय क्रिकेट के ऊपर में गहरी नजर रखते हैं, आकाश चोपड़ा। स्वागत है आकाश आपका ईएसपीएन क्रिकेट को में। मेरे साथ रौनक कपूर भी हैं, जो कुछ ही देर पहले इन्होंने इंग्लिश का शो भी किया और काफी चीजें लेकर अपने साथ बैठे हुए हैं। जहां पर हम कहीं पर भी फंसेंगे उसके लिए रौनक हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी देबायन, जो हमेशा से अपने एक अनुभव के साथ सामने रहते हैं और जहां पर ऐसा लगता है कि शायद उस अनुभव को अपने टोकरी में से निकालना है तो वहां पर मौजूद रहते हैं। स्वागत है देबायन आपका भी। बिल्कुल। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आकाश, और अब सबकी नजर होगी कि आखिर वो कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है भाई जो इस बार एक समा बांध देगा, आग लगा देगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले सबकी नजर वही रहती है कि इस बार आईपीएल में सबसे महंगा आखिर बिका कौन। तो चलिए वो कौन बिकेगा उसी पर हम शुरुआत करते हैं, उसी चीज से। और आकाश, पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफी बड़े बड़े नाम हैं, मार्की प्लेयर हैं। मार्की प्लेयर के अलावा एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है जो मार्की सेट में तो नहीं है, पर हो सकता है कि वो कहीं भी आगे चला जाए। ईशान किशन। बिल्कुल, वो ईशानदार किशन बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला जो काम यहाँ पे रहेगा वो ईशान के पास ही, मतलब ईशान विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। और उसकी कई सारी वजह हैं। युवा है, लेफ्टी हैं, ओपनर हैं, कीपर हैं। और मुंबई इंडियंस, आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारा पर्स संभाल के रखा होगा। किसी भी ने भी रिटेन नहीं किया है उनको, या ड्राफ्ट में नहीं पिक किया है, ना अहमदाबाद गए ना फिर लखनऊ गए। तो इसका अर्थ यह है कि सिर्फ दिल्ली और राजस्थान, ये दो टीमों को छोड़ के सारी टीम्स इनके पीछे भागेंगी, और जब भागेंगी तो 14-15 करोड़ इनके बैंक अकाउंट की तरफ जाएंगे। 14-15 करोड़ अगर ऐसा होता है तो सही मायनों में अगर यह माने कि ईशान किशन शानदार तरीके से उन्होंने अपना एक ना भी रहते हुए, मार्की में ना रहते हुए या रिटेन ना होते हुए, उनके लिए तो एक बेहतर चीज हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। ईशान से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। हालिया जो उनका फॉर्म रहा है बहुत अच्छा रहा है, भारत के लिए भी खेल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टार प्लेयर हैं। और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल एक सवाल रहा होगा कि सूर्य कुमार यादव और ईशान में से किसको रिटेन करे और किसको छोड़े। तो जाहिर सी बात है, जैसे आकाश ने कहा, कि मुंबई उन्हें जरूर रिटेन करना चाहेगी, बाकी भी टीम्स उनके पीछे लगेंगे। मेरे हिसाब से ऐसे भी कई खिलाड़ी होंगे जो शायद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से होंगे जिनकी काफी अच्छी कीमत लग सकती है। एक नाम जिसपे मैं नजर रखूंगा वो है लियम लिविंगस्टन। पिछले एक साल में जो उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है बहुत प्रभावित किया है। अच्छे बड़े हिटर भी हैं जो टी20 के लिए बहुत अनुकूल है, और लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर लेते हैं। तो चूंकि ये कोविड काल में खेला जाएगा आईपीएल, तो वेन्यूज का भी बहुत श्योरिटी नहीं है कि कहाँ कहाँ पे मैचेस होंगी। ऐसे एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी काफी अच्छे प्राइस पे बिक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे खिलाड़ियों पे भी नजर होनी चाहिए। बेसिकली जितने भी ऑलराउंडर हैं उन पे काफी अच्छी नजर रहेगी सारी टीम्स की। रौनक, मैं जब इंग्लिश का शो देख रहा था तो वहां पर डैन और आकाश चोपड़ा, हमारे गौरव सुंदरमन भी थे और नागाराज भी थे, उन लोगों ने भी कई ऐसे नाम लिए थे। क्या आप भी इन नामों की तरफ है रौनक, या कुछ अलग आप निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मार्केट सेट की जो हम अभी बात कर रहे हैं सबसे महंगे खिलाड़ी में, भी उसमें ईशान किशन का ही नाम सामने आया, हालांकि मार्केट सेट में वो नहीं है। उसके बाद लिविंगस्टन का नाम देबायन ने रखा। कुछ और नाम आपकी नजर में? बिल्कुल, जो मार्की सेट का पॉइंट आपने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शायद, क्योंकि जो टीम्स की जो रणनीति होती है वो यही होती है कि पहले सेट में पहले 15-20 प्लेयर में सबसे ज्यादा अपना पैसा वो निकाल दे। क्योंकि क्या पता, अगर आप किसी प्लेयर के लिए पैसे बचा के रखे, जैसे ईशान किशन के लिए जो सेट नंबर 4 में आते हैं, जो 30वें 31वें प्लेयर नंबर पे आ सकते हैं, तब तक अगर आपने बचा के रखे होंगे पैसे तो ऐसे कई अच्छे अच्छे प्लेयर चले जाएंगे और शायद फिर भी आपको किशन उस प्राइस पे ना मिले जिसके लिए आपने बजट किया होगा, तो फिर वो आपके ऑक्शन पे काफी इफेक्ट हो सकता है। तो एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि किशन बाद में थोड़े आने वाले, शायद उनको सबसे ज्यादा पैसे ना भी मिले। ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर या क्विंटन डिकॉक, ऐसे प्लेयर जो पहले आ रहे हैं, उनको ज्यादा अमाउंट मिले। अगर किशन मार्की सेट पे होते तो शायद 17-18 करोड़ के लिए भी जा सकते हैं, जो एक रिकॉर्ड होता, क्रिस मॉरिस के रिकॉर्ड से ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि वो थोड़ी लेट आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। नो डाउट कि काफी सारी टीम्स उनके पीछे पड़ेंगे ही और मुंबई इंडियंस भी पड़ेंगे ही, पर क्या वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बनेंगे इस ऑक्शन में? क्योंकि वो मार्की सेट पे नहीं है, शायद वो उससे चुक जाए। आकाश, एक सवाल हो जाता है। हाँ, एक सवाल जो मैं ऐड करना चाहूंगा आकाश के लिए, वो ये है कि चूंकि ये बड़ा ऑक्शन है, ऑब्वियसली एक थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलेंगी टीम्स।
तो जो मार्की खिलाड़ी भी हैं इनमें भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़े से उम्र दराज हैं, तो वो कितना फैक्टर इन करेंगे टीम्स, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे शिखर धवन जैसे खिलाड़ी हैं बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या वो पूरे 3-4 साल के लिए फिट रहेंगे? उस लिहाज से कोई उन्हें पिक करेगा, या अल्टीमेटली वो मैटर नहीं करता कि एज क्या फैक्टर है? देखिए 3-4 साल के लिए तो वहां रहने वाले हैं, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, क्योंकि शिखर धवन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, फिट हैं, बैटर हैं, इंजरी उतने प्रोन नहीं है ये, अमूमन अच्छा इनका उम्मीद रखते हैं। और अब तो वैसे भी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो आपके पास फिट रहने का भी समय ज्यादा रहेगा। तो शिखर धवन को मुझे नहीं लगता कि उनकी एज की वजह से कहीं पैसे कम मिलने वाले हैं। इवन डेविड वार्नर, वो भी 35 साल के, उनको भी मुझे लगता है कि खूब पैसे मिलेंगे, क्योंकि अगले 2-3 साल के लिए वो उपलब्ध रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। इसका सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये भी अगले अगले 3-3 साल की इन्वेस्टमेंट है। चौथे साल तो इनका भी नहीं पता कि इनका किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, कितने फिट रहेंगे रोहित शर्मा स्पेशली। विराट थोड़े से फिर भी यंगर हैं, तो पर मुंबई इंडियंस ने रिटेन भी किया, कप्तान भी बनाया। तो ऑब्वियसली जो आप क्वालिटी पेडिग्री वाले जो खिलाड़ी देखते हैं, उनके लिए आप ये वाले जो 3 साल का कैविएट उस तरीके से नहीं देखेंगे। और जो जो देवाय ने जो पॉइंट रेज किया सैयद, आकाश, हम जब डैन विटोरी के साथ भी बात कर रहे थे, गौरव सुंदरामन से भी बात कर रहे थे, तो हमने ये भी एक सवाल उठाया कि आईपीएल में लॉन्ग टर्म होता क्या है अभी, क्या लॉन्ग टर्म उम्मीदें रखते हैं फ्रेंचाइजेस अपने मैनेजमेंट के साथ, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो उम्मीदें होती है, वो एक एक साल की होती है, और फिर आप फैफ डु प्लेसी जैसे खिलाड़ी को लेना चाहोगे अच्छे नंबर के लिए, क्योंकि फैफ डु प्लेसी फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में रहे पिछले साल, अगर इस साल आईपीएल वो जिता दे आपके लिए, तो अचानक उनकी जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है। क्या आप 3-4 साल वाले प्लेयर के इन्वेस्टमेंट के लिए देख भी रहे हो या नहीं, वो हमें पता नहीं, अगर फ्रेंचाइजीज के सारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक सवाल फ्रेंचाइजीज को अपने से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे प्लेयर ले रहे हैं जो 3-4 साल में हमें रिटर्न्स देंगे, या क्या हम ऐसे प्लेयर्स लेने वाले जो इस साल हमें आईपीएल जिता सकते हैं। बिल्कुल, और जब उम्र की बात हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है, तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 42 वर्षीय इमरान ताहिर भी हैं इस ऑक्शन में, वो भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुरेश रैना जो भारतीय हैं और चेन्नई में काफी समय तक रहे, बल्कि यूं कहें कि चेन्नई के एक लिजेंड भी माने जाते हैं। तो इन खिलाड़ियों की तरफ अगर हम देखें, देबायन, पहले आपसे ही हम शुरू करते हैं, तो इन खिलाड़ियों की तरफ देखें, खास तौर से ये भी मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जब क्रिकेट में, जब T20 में जब पावर प्ले होता है, यानी शुरुआती 6 ओवर में आप सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, यहां पर शुरुआत में जब नाम आएगा, उसके बाद इन खिलाड़ियों का नाम आएगा, तो ये कितना असर पैदा कर सकता है? जी हाँ, ऑब्वियसली एक फैक्टर है कि जो खासकर मार्की या शुरुआती राउंड्स में होंगे, उनके पास ये मौका जरूर है कि ज्यादा पिक हो। लेकिन टीम्स को भी ये देखना पड़ेगा कि इनका हालिया फॉर्म कैसा रहा है। आपने जिन 2 खिलाड़ियों का नाम लिया, बहुत टॉप क्लास खिलाड़ी हैं, लेकिन रैना और ताहिर बहुत लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले सीजन उन्होंने कोई योगदान खास नहीं दिया था। तो ऐसे में क्या उनकी पुरानी टीम उनके लिए वापस जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर होना ही होता तो शायद रिटेन भी कर सकते थे। तो ऐसे में बहुत देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2 नई टीम्स भी हैं इस साल, तो एक प्लेयर पूल जो है वो भी बड़ा है, लोगों को और भी खिलाड़ियों की जरूरत है। तो ऐसे में ये क्या रोल अदा कर सकते हैं वो देखते हुए उन्हें पिक करना पड़ेगा। इमरान ताहिर को जरूर पिक किया जा सकता है। सुरेश रैना भी शायद पिक होंगे। जो इससे पहले इंग्लिश शो हो रहा था उसमें रौनक ने शायद ये पॉइंट किया था कि शायद शुरुआती राउंड्स में वो ना पिक हो, लेकिन अल्टीमेटली पिक हो सकते हैं। लेकिन शायद उनका जो बेस प्राइस है 2 करोड़ का, उससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। आकाश, जो हम इस मामले इस मुद्दे पे पूछ सकते हैं सैयद, वो ये कि अगर ये 8 टीम वाली ऑक्शन होती, तो क्या सुरेश रैना के लिए कोई बिडर होता? क्योंकि अगर आप 10 टीम के 7 फर्स्ट चॉइस इंडियंस, यानी कि आप ऑलरेडी 70 फर्स्ट प्लेइंग इंडियंस पे पहुंच गए हो। 70 इज अ बिग नंबर। हम कहते रहते कि इतनी गहराई है इंडियन क्रिकेट में, लेकिन अगर आप 70 प्लेयर्स की लिस्ट बनाओ जो T20 स्पेशलिस्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि 70 आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इन जो अनुभवी प्लेयर्स की जो वैल्यू है, वो शायद इस साल फिर भी रहेगी, बरकरार रहेगी, क्योंकि 10 टीम है। आकाश, फेयर टू से अगर 8 टीम होते तो शायद रैना जैसे प्लेयर को एक बिड भी ना मिलती। देखिए मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और फिर आप बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे कि बेस प्राइस पे ही बिकेंगे, पर बिक इवेंचुअली ना जाते हैं, टू बी फेयर, क्योंकि क्रिस्टोफर हेनरी गेल भी बिके थे। जब किसी ने नहीं लिया तो एंड में जाके किसी ने एक ने ले लिया। चेतेश्वर पुजारा को भी किसी ने खरीदा, हरभजन सिंह को भी किसी ने खरीदा था, और ये सब मैं वो नाम ले रहा हूँ। इमरान ताहिर को भी ये भी हम कह रहे हैं खरीदेंगे, जबकि इमरान ताहिर अगर अभी 42 के 3 साल के बाद 45 के होंगे, तो आप क्या आपने यहाँ 2 करोड़ वहां ब्लॉक करना चाहेंगे आप क्या? पर अंततः जाके सारे बिक जाते हैं। तो
चाहे 8 टीमें होती, क्योंकि एक नई फ्रेंचाइज जो आई है वो तो अब यूपी से है, वैसे वैसे 8 होती तो चलो वहां से नहीं थे, पर कोई ना कोई कभी ना कभी एक वो बेटन उठाई देता है एंड में कि सुरेश रैना पेडिग्री है, कुछ नहीं करेगा, टीम में कभी जरूरत पड़ी तो शायद वो काम आ जाए, तो उस प्रकार से बिक तो जाते हैं। एक सवाल आप तीनों बिल्कुल से पूछूंगा कि एक कप्तानी का भी एक लेफ्ट फील्ड ऑप्शन हो सकते हैं रैना, क्योंकि भारत की भी कप्तानी कर चुके हैं, सीएसके के लिए भी कप्तान रह चुके हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तो ये मानना है बेस प्राइस पे बिकेंगे, और मेरा ये मानना है कि किसी भी टीम की पहली 11 में उनको खेलने की जगह मिल नहीं सकती है, और अगर खिलाड़ी की वहां पर जगह नहीं बन रही तो अब दो ही टीमों को चाहिए कप्तान, एक चाहिए आरसीबी को, दूसरा चाहिए केकेआर को, और दोनों मुझे नहीं लगता कि सुरेश रैना की तरफ देखेंगे बतौर कप्तान, और बाकियों के पास तो ऑलरेडी कप्तान है। नहीं बिल्कुल। एक मुझे अभी भी याद है, शायद साल 2 साल पहले 20 में तो खेले नहीं थे रैना, लेकिन जब भी एमएस धोनी की गैर हाजिरी में सीएसके की कप्तानी भी उन्हें करनी पड़ी, तो ऐसे फ्रेंचाइज जिनके लिए वो इतने सालों से खेलते आए हैं और इतने सारे प्लेयर्स के साथ वो फेमिलियर भी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे कि कितना बड़ा फर्क था। और रैना एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर अगर वो फिर भी प्रभावशाली होते तो गुजरात लायंस के लिए हमने देखा कि फिर भी वो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया था उन्होंने जब लायंस के लिए खेले थे 1 साल। लेकिन अब जो उनकी जो प्लेयर की जो वैल्यू होती है वही इतनी मतलब नीचे गिर चुकी है कि कैप्टनसी ऑप्शन तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा दिव्यांग। बिल्कुल दिव्यांग यहाँ पर वही फैक्टर जो जिसके तरफ आकाश ने भी नजर डाली कि 3 साल देखेगी कोई भी फ्रेंचाइजी, तो क्या 3 साल तक के लिए रैना को लिया जाए और कप्तान बनाया जाए, तो ये थोड़ा सा एक वैसी ही चीज है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। और बहरहाल जब हम लोग कप्तानी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उस पर भी हम आ जाए अपने आगे बढ़ते हुए इस शो में, और ये जानने की कोशिश करें कि जिन टीमों के पास कप्तान नहीं है, जिसके तरफ आकाश ने इशारा किया, उसमें पंजाब का भी नाम हम जोड़ देते हैं, पंजाब, बेंगलुरु और कोलकाता। इन तीनों की तरफ अगर हम नजर डालें जहां पर कोई कप्तान अभी तक उन्होंने नहीं चुना है या घोषणा नहीं की है, तो क्या ऐसे में थोड़ा सा हम पीछे जाकर डेविड वार्नर की तरफ देख सकते हैं, जो एक मैं थोड़ी सी कुछ नामों पर प्रकाश डाल रहा हूं, और उसके बाद आकाश डिबायन और रौनक आप भी उसमें नाम ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये उपयोगी है या नहीं। जैसे श्रेयस अय्यर, एक युवा कप्तान, कोई भी टीम उन्हें लेना चाहेगी, रखना चाहेगी, फ्यूचर का सोचेगी। डेविड वार्नर है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड। मॉर्गन, मनीष पांडे, पैट कमिंस, अश्विन या ईशान किशन भी अगर उनका हम नाम ले ले फ्यूचर के लिए। आकाश पहले आप। देखिए, जो आपने नाम लिए हैं उनमें से कप्तानी के विकल्प हैं, मौजूद हैं, जिसमें से डेविड वार्नर के लिए मेरी एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया ये है कि जो हैदराबाद में हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी के कैंडिडेट हैं। मेरे विचार में ये मेरा मानना है कि जो दो टीम्स बची हैं वो उनको कप्तान के रूप में नहीं देखेंगी। क्या श्रेयस अय्यर को कोलकाता देख सकती है कप्तान के लिए? देख सकती है, आरसीबी भी देख सकती है, पर एक छोटी सी कैविएट ये रहता है कि कितने पैसे आप खर्च करेंगे। पंजाब को मैं मान रहा हूं कि कप्तान है उनके पास, अगर इसके बाद भी वो अगर शॉपिंग करने गए कप्तान की तो फिर वही हो जाएगा जो कि बड़ी अनबैलेंस सी साइड है, ये ठीक से तरीके से चला नहीं पाए और ऑक्शन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मयंक अग्रवाल ऑलरेडी है, रिटेन किया है, ओपनर है, एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि 25 साल का है, वो 30 साल के से ज्यादा वरिष्ठ हैं, और बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के यहाँ पहुंचे हैं। तो आप उनको कप्तान बना दीजिए और उनके इर्द गिर्द अच्छी टीम बनाइए। अय्यर हो सकता है, वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये कोलकाता चले जाए। कोलकाता के साथ उनका थोड़ा कनेक्शन भी है, वहां अभिषेक नायर हैं बतौर जो असिस्टेंट कोच हैं, तो वो एक बॉन्डिंग कई बार काम आती है जब आप ये ऐसे ऑक्शन के टेबल पे जाते हैं। आरसीबी की तो हम सब खबरें सुन रहे हैं, पर अगर आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किया करके सिर्फ आपने सोचा कि मुझे कप्तान मिल जाए, तो वो खराब स्ट्रैटेजी होगी। आप 15 करोड़ वाले सारे प्लेयर उठा लो, चाहे वो काइल जेमिसन हो, क्रिस मॉरिस हो, पैट कमिंस हो, और भी कोई राइली मेरिडेथ या फिर जाय रिचर्डसन, जो बड़े बड़े जितने नाम आप पाएंगे ना, आप पाएंगे कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज तक कभी उतनी अच्छी हुई नहीं। हाँ, मैं एक्चुअली एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगा आकाश से ही कि चूंकि इस पैनल में एक ही ऐसा इंसान है जो आईपीएल खेल भी चुका है, ऑब्जर्व भी कर चुका है, काफी एनालाइज भी किया है, तो कप्तान का रोल आपके हिसाब से कितना बड़ा रहता है? क्योंकि शुरुआत के सालों में हमने देखा है एक इंस्पिरेशनल कप्तान शायद टीम को जिता भी सकता है, शेन वॉर्न हो, भले एडम गिलक्रिस्ट हो, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हो, लेकिन क्या धीरे धीरे उनसे ज्यादा उनका सपोर्ट स्टाफ या टीम का जो बैलेंस है वो ज्यादा मैटर करने लगा है?
नहीं, कप्तान का रोल बहुत बड़ा है और T20 में मेरे विचार में अगर आप तीनों फॉर्मेट्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कप्तान का जो रोल है वो सबसे छोटे फॉर्मेट में है, क्योंकि मैच बहुत जल्दी से बदलता है। हर ओवर जो है वो 5% है उस इनिंग्स का, और खेल जो है बड़ी तेजी से, वो एक 6 गेंदें जो है इधर से उधर मैच को ले जाने की काबिलियत रखती हैं, ताकत रखती हैं। तो कप्तान का रोल बहुत है। 14 अगर IPL हुई है तो जो 11 जो ट्रॉफीज हैं वो रोहित, धोनी और गंभीर के बीच में, और हम तीनों को मानते हैं कि IPL के इतिहास के सबसे सफल कप्तान है। तो ये टेल्स द स्टोरी, ये कहानी बताता है कि कप्तान का रोल बहुत बड़ा है। पर क्या कप्तान अच्छा ढूंढने के लिए आप टीम के बैलेंस को खराब कर सकते हैं? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जो कप्तानी के आपको कैंडिडेट दिख रहे हैं, क्या वो मतलब वो माइक ब्रेयरली हैं कि भाई रोहित शर्मा होते मैं कहता खरीद लीजिए, आप कहते हैं धोनी आगे, चलो जी मैंने कप्तानी के लिए ले लिया, श्रेयस अय्यर या ईशान किशन या फिर इवन ऑन मॉर्गन को अगर आप देखते हैं तो मतलब थोड़ी सी टीम पहुंच गई थी फाइनल तक, लेकिन बतौर बल्लेबाज अगर आप लायबिलिटी बनने वाले हैं तो फिर आई मीन एक साल ठीक हो गया, अगला साल जरूरी नहीं है कि ठीक होने वाला है। तो कप्तान इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कप्तान से पहले टीम इंपॉर्टेंट है। बेशक। दिव्यान, आप आंसर देना चाहेंगे कप्तान पे? क्योंकि इंग्लिश शो में एक और नाम निकलकर सामने आ रहा था। मैं वेट कर रहा था कि शायद रौनक के पास मैं जब पहुंचूंगा तो उस नाम की तरफ रौनक का इशारा करूंगा, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जेसन होल्डर का भी नाम काफी तेजी से इंग्लिश शो में बाहर आ रहा था। देखिए, जेसन होल्डर एक ऑप्शन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कप्तानी कर चुके हैं, एक बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, और अगर वो नॉर्मली किसी स्क्वाड में होंगे तो जरूर खेलेंगे। हालांकि उनको भी फिट इन करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ये एक परेशानी तो है ही। जब आप एक विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं तो आपके टीम बैलेंस पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। मेरे ख्याल से कुछ और भी जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें शिखर धवन भी बन सकते हैं कप्तान। अभी हाल ही में भारत की भी कप्तानी कर चुके हैं। आर अश्विन तो एक प्रबल दावेदार हैं ही क्योंकि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन जैसे आकाश ने कहा कि मोर और लेस 8 टीमों के सेटल्ड कप्तान है। मैं भी उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर मयंक अग्रवाल को रिटेन किया है तो पंजाब किंग्स के लिए शायद सबसे अच्छी चीज होगी उन्हीं को कप्तान बनाना, क्योंकि एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी सालों से खेल रहे हैं IPL। अब इंडिया का भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो वो शायद उसमें कप्तान बन सकते हैं। और विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाना हमेशा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पैट कमिंस एक और एक उम्मीदवार बन के आते हैं क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के भी कप्तान है। तो देखना बहुत रोचक होगा कि किस तरीके से अप्रोच करती हैं टीम्स। बिल्कुल। रौनक, देखिए, सोच फ्रेंचाइज की तरफ से ये होनी चाहिए कि हम बतौर खिलाड़ी किसे चाहते हैं हमारी टीम में, और अगर उसके शामिल होने के बाद आपको लग रहा है कि ये खिलाड़ी हमारे एग्जिस्टिंग ऑप्शंस विकल्प में से बेस्ट कैप्टन चॉइस है, तो फिर ये अच्छा कैप्टन बन सकता है। अगर पंजाब ये सोचे कि डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी हमें चाहिए, ओपनिंग बैट्समैन मयंक अग्रवाल के साथ अच्छी उनकी तालमेल हो सकती है, और फिर आप डिसाइड कर ले कि भाई मयंक से ज्यादा डेविड वार्नर शायद इस टीम को लीड कर पाए, तो ये एक अच्छी सोच होगी। अगर आप ऑप्शन में इस तरह जाएंगे कि नहीं मुझे डेविड वार्नर को लेना है क्योंकि मेरा कप्तान डेविड वार्नर बनेगा, अगर आरसीबी ये सोचे कि विराट कोहली को मैनेज करने के लिए हमें हाई प्रोफाइल प्लेयर चाहिए, हम कोई छोटे मोटे प्लेयर को कप्तान नहीं बना सकते, हम मैक्सवेल को कप्तान नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर अगर आप डेविड वार्नर के पीछे पड़ जाए तो फिर आपकी जो ऑक्शन की डायनामिक्स होगी वो थोड़ी सी बिखर जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी आप अपने ऑप्शन की धजिया उड़ा देते हैं क्योंकि आप एक प्लेयर को 15, 16, 17 करोड़ दे देते हैं जिनकी वैल्यू हमारी नजर में 12, 13 की हो या 10, 12 की हो, क्योंकि आप डेस्परेट हो चुके हो कि ये खिलाड़ी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये सोच है तो ये गलत सोच होगी, जिसमें आकाश से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये पॉइंट दोहराना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि प्रूवन कैप्टन चॉइसेस है इस ऑक्शन में जो आपको सक्सेस दिला पाएंगे, और सिर्फ वार्नर की जो सीवी है वो बरकरार है कि मैं IPL जीत चुका हूं, मुझे IPL में कैप्टनसी का अनुभव भी है और मैं सक्सेसफुल भी रहा हूं। क्योंकि मेरी राय में कप्तानी और IPL में कप्तानी भी अलग अलग चीज होती है। जेसन होल्डर एज अ पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है, एक लीडरशिप ग्रुप में शायद उनका रोल बहुत अच्छा हो सकता है, स्टैंड इन कैप्टन भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या वो IPL के जो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना, जो फ्रेंचाइज आपको मार्केटेबल बनाना चाहती है, आपको स्पॉन्सर के साथ काम करना होता है, आपको यंग इंडियन प्लेयर्स को इंस्पायर करना होता है, क्या जेसन होल्डर वो कर पाएंगे? एक लैंग्वेज बैरियर सी चीज भी होती है कभी कभी। तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो एज अ टैक्टिशियन आप अगर ठीक हो, सही बात है, शायद आप ठीक हो, लेकिन स्टीव स्मिथ इतने इंस्पिरेशनल कप्तान नहीं बन पाए IPL में। तो आपको ये भी एक देखना होगा कि ये एक स्किल सेट है जो बहुत ही अनोखा है। इसलिए मैं अब भी मानता हूं कि डेविड वार्नर के लिए काफी जो अपील है अब भी फ्रेंचाइजेस में होगी, एक्सेप्ट फॉर सनराइजर्स। मैं आकाश की बात बिल्कुल मानता हूं, जहां टॉम मूडी जाएंगे शायद डेविड वार्नर वहां नहीं जाएंगे अभी,
लेकिन टॉम मूडी एक ही फ्रेंचाइज में रहेंगे, तो डेविड वार्नर के लिए अब भी मुझे लग रहा है कि अपील रहेगी। लेकिन अगर आप श्रेयस अय्यर को पिक कर रहे हो कि ये हमारा कप्तान बनेगा, तो ये एक बहुत ही डेंजरस रणनीति है मेरे हिसाब से। सैयद, ऑक्शन से परे एक सवाल मैं पूछता हूँ या एक थॉट डालता हूँ, उससे आकाश की भी प्रतिक्रिया लेता हूँ कि अक्सर हम क्रिकेट में ही देखते हैं कि गेंदबाजों को कप्तान नहीं बनाया जाता। ये मुझे कभी समझ नहीं आया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बल्लेबाज किसी तरीके से गेम को बहुत बेहतर समझते हैं गेंदबाजों से। तो T20 में क्या बात है कि हमने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बॉलिंग कप्तान को नहीं देखा है। आईपीएल में ही अगर आप देख ले, शेन वॉर्न जरूर थे पहले सीजन में, उसके बाद अश्विन को भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो क्या ये एक चलन है कि T20 जितनी तेज होती है उसमें शायद गेंदबाज के लिए उतना सोचने का वक्त नहीं होता? आकाश? देखिए, अनिल कुंबले दूसरे साल में वो टीम को फाइनल तक लेकर हाँ, गए थे, केपी थे पहले, और फिर जब अनिल आए तो टीम ने बेहतर किया था। किसी कप्तान, एक ये भी बात है कि आप जब प्रूवन कप्तानों को आप उठाने का प्रयास करते हैं और इट हैपेंस टू बी कि वो बैटर हैं, दूसरी कहानी ये रहती है कि आप जो 4 ओवर जो आपने डालने हैं, मेरी जो स्टैंड पॉइंट है इसके अंदर या व्यू पॉइंट है वो ये है कि गेंदबाज जो है वो उसको अपना काम फील्ड पर उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से करना पड़ता है जितना उसको टीम चलानी है। बैटर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटर आराम से बैठा है, उसको सिर्फ अपनी टीम को चलाना है, क्योंकि उसकी बैटिंग नहीं करनी, उसका जो प्राइमरी स्किल सेट है उस पे कप्तानी का फील्डिंग करते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर गेंदबाज का पड़ता है। और ऐसे में आप पाएंगे गेंदबाज अपनी जहां पे डालना चाहिए वहां डालेंगे नहीं, या फिर कई बार होता है कि जहां पे आसान ओवर है वो डाल के निकल जाते हैं और दूसरे ओवर जो है वो किसी और से कराते हैं। तो ये एक डायनामिक है जिसको वो थोड़ा प्ले आउट ज्यादा होता है अगर आप बॉलर को कप्तान बना देते हैं, खास तौर से लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। इस वजह से थोड़ा दूर रखा जाता है कि इंजरी प्रोन भी थोड़े से ज्यादा होते हैं फास्ट बॉलर्स। इसी वजह से पैट कमिंस को तो मैं सोच भी नहीं रहा हूं, मतलब वो सोच में भी नहीं है कि किस तरीके से कप्तान बन सकते हैं। इवन जसप्रीत बुमराह, ये बुमराह अगर आप वैसे कहें कि अब भारतीय टीम उप कप्तान बना रही है, पर अगर बुमराह ऑक्शन में होंगे तो क्या 10 में से कोई भी एक ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो सोचेगी चलो बुमराह को कप्तान बनाते हैं? नहीं सोचेगी, और वो सोच गलत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, कप्तानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काफी यहाँ पर हमने कई नाम सामने आया और आकाश ने जिस तरीके से बात को समझाने की कोशिश की वो शानदार। मैं इसको ऐसे देखता हूँ रौनक डिबायन, आकाश, की पहले आप अपनी टीम बनाइए, टीम कंप्लीट कीजिए, और जब टीम कंप्लीट हो जाए, बैलेंस पूरा हो जाए, फिर उसमें से आप कप्तान की तरफ सोच सकते हैं। तो हम भी वैसा ही कुछ सोचते हैं। और आकाश, सबसे पहले आपसे ही हम ये जानना चाहेंगे कि एक टीम बनाने के वक्त में, इस नीलामी में, जो मैनेजमेंट होती है उसकी नजर क्या होगी? क्या वो सोच रहे होगी? बैलेंस, पर्स को, बट ऑब्वियस है कि पर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कितना उनके पास पैसा है वो देखते हुए अपने कौन कौन से एरिया को वो आगे लाना चाहेंगी और उसको पहले फिलअप करना चाहेंगे। सी T20 क्रिकेट की टीम का जो जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिवर्सल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको अच्छे बॉलर्स चाहिए, और एक दो नहीं, आपको 5 तो मिनिमम चाहिए, हर मैच में चाहिए होते हैं। तो कम से कम 8-9 गेंदबाजों का पूल आपको चाहिए, जिसमें फास्ट बॉलर्स हो, उसमें स्पिनर्स अच्छे जरूर होने चाहिए। रिस्ट स्पिनर्स का लाभ थोड़ा ज्यादा रहता है, कोई लेफ्ट आर्म बॉलर मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। फिर आप जो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो T20 क्रिकेट में है कि आपके पास क्या फिनिशर्स हैं। अगर फिनिशर्स वो ऑलराउंडर कैटेगरी वाला मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या, बल्ले बल्ले है। फिर आप चाहते हैं कि हमारे ओपनर्स ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गेम को सेट करते हैं और उनके पास ये लग्जरी है कि 20 ओवर खेल सकते हैं। वो मैच को जिस तरीके से चलाना चाहें वो सिर्फ वही चला सकते हैं, बाकी सब जो है वो रिएक्ट करते हैं गेम की सिचुएशन को। ओपनर्स के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। एंड देन अल्टीमेटली आप, क्योंकि इंडिया में हो रही है मिडिल ओवर्स में किसी को तो बॉलिंग करानी है, रिस्ट स्पिनर्स हैव बीन वेरी इफेक्टिव। तो कहने को ये सारी बातें बड़ी प्रिंसिपली बहुत अच्छी लगती हैं, और विकल्प भी इन्हीं कैटेगरीज में आपके पास उपलब्ध रहेंगे। पर डायनामिक ये रहता है आपने किसको रिटेन किया है। जैसे अब राजस्थान रॉयल्स को परवाह ही नहीं है, ओपनर नहीं चाहिए, कीपर भी है, कीपर के एक नहीं दो है उनके पास, और उनके पास 1, 2, 3 की पूरी ऑप्शंस उपलब्ध है। उनको इस तरफ खर्चा नहीं करना, उनको नीचे की तरफ खर्चा करना है। अब यही अगर आप दूसरी किसी फ्रेंचाइज की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, इनको कुछ और खरीदना है। तो हर टीम का जो डायनामिक है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पैसे कितने बचे हैं, क्या क्या स्पॉट्स जो है वो अप फॉर ग्रैब्स हैं, और इतिहास ने आपको क्या सिखाया है। अगर राजस्थान रॉयल्स सोचे कि हमारी बॉलिंग बहुत खराब थी, चलो उनको मजबूत करते हैं, वही कोलकाता जो है वो शायद कुछ और सोचेगी कि या कप्तान थोड़ा सा लेट डाउन कर रहा था कि हमने ओवरसीज कप्तान रखा था ना, चलो एक कप्तान की कैंडिडेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये हमें इतिहास ने सिखाया है। तो हर जो फ्रेंचाइज है वो अपने रीसेंट पास्ट से सीखती है और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ खेलना पसंद करती है। बिल्कुल। और हर टीम पर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे आकाश, उधर भी हम आएंगे कि टीम की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रौनक, जैसा आकाश ने कहा कि खास तौर से जो डायनामिक होती है उसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं कुछ ऐसे फिनिशर जो ऑलराउंडर भी हो। हालांकि एक ऐसी स्पेशल ब्रीड का जिक्र कर दिया है आकाश ने कि जो बड़े बहुत मुश्किल से
मिलती है और खोज रहे हैं, खोजने के बाद भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस ब्रीड की तरफ अगर हम नजर डालें इस बार कम से कम ऑक्शन में कुछ नामों को अगर देखें तो आप क्या मानते हैं कौन सी ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं, उनके ऊपर में बोलियां लग सकती हैं, कंडीशन अप्लाई कि उनका नंबर कब आता है? बिल्कुल, ये जो लास्ट में आपने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑक्शन में जो आपकी ऑक्शन की रणनीति होगी, जो जितना आप बैलेंस पर्स, अगर आप इस ऑक्शन में पंजाब जैसी टीम हो, हैदराबाद जैसी टीम हो जिनके पास बड़ा सा बैलेंस है, आप उस बैलेंस को कितनी देर तक बरकरार रख पाएंगे वो बहुत जरूरी होगा। क्योंकि एक रणनीति ऐसे भी हो सकती है कि पंजाब बोले कि भाई पहले सेट में मार्की प्लेयर में मैं 3-4 प्लेयर ले लूंगा, उसके बाद जब बैटर्स नंबर 1 आएंगे या ऑलराउंडर्स नंबर 1 आएंगे वहां पे भी मुझे 2-3 प्लेयर और चाहिए। तो अगर मैंने 6-7 प्लेयर पे ऑन एन एवरेज 5-6 करोड़ या फिर उससे ज्यादा भी कुछ प्लेयर्स के लिए भी डाल दिया, तो अचानक जब वो एक मिडिल फेज आएगा, जब ईशान किशन का नाम आएगा सेट नंबर 4 में, या फिर आवेश खान का नाम आएगा सेट नंबर 10 में, या शाहरुख खान का नाम आएगा सेट नंबर 8 में, तो उस वक्त जो आपकी एडवांटेज थी वो अब चली गई है। अब आप मुंबई इंडियंस या कोलकाता या दिल्ली, जिन जो सबसे कम पैसों के साथ इस ऑक्शन में जा रहे हैं, अब आप उनके साथ भी compete कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्टिक जो गौरव और डैन विटोरी ने कहा कि क्या पंजाब जैसी टीम ये डिसाइड कर ले कि हम पहले मार्की सेट में हम ज्यादा पैसे नहीं डालेंगे, ताकि जब ईशान किशन आए, जब शाहरुख खान आए, आपने ऑलराउंडर की बात की जो कितने कम होते हैं इस ऑक्शन में, शाहरुख खान का नंबर जब आएगा हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे होने चाहिए, तभी हम हमारी जो फाइनेंशियल एडवांटेज है, बजट की एडवांटेज है, उसको हम यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पंजाब ऐसी रणनीति अप्लाई करेगा या हैदराबाद ऐसे कर पाएगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर श्रेयस अय्यर कहीं और चले गए तो कोई बात नहीं, अगर ट्रेंट बोल्ट कहीं और चले जाए कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरे ओवरसीज फास्ट बॉलर को ले लूंगा। क्योंकि ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपने पैसे कब तक बचा के रखने होंगे। और अगर शाहरुख खान जैसे प्लेयर के लिए आप ज्यादा पैसे बचाना चाहेंगे तो ये हमेशा याद रखिए कि ये फिर भी अनप्रूवन प्लेयर है, अनकैप्ड प्लेयर है। मैं पूरी कदर करता हूं इस तरह की स्किल सेट की, और शाहरुख खान एक्साइटिंग प्लेयर है। पंजाब ने जब उनके रहते रहते उनका कुछ किया नहीं तो फिर मतलब फिर से लेने का क्या मतलब हुआ? अगर जब ये आपके साथ अच्छा उनका यूज कर सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं की, तो ये भी एक बात होती है जरूर। तो मेरी राय में ये मुझे बहुत देखना हो कि पहले आधे एक घंटे में पंजाब और हैदराबाद कितना पैसा निकालते हो। लेकिन एक और चीज रहेगी एक्चुअली, अगर क्योंकि जो आपके पास 72 करोड़ है, आपके पास 68 करोड़ है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जो रौनक ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि आप हमेशा अपने पास ज्यादा पैसे रखना चाहते हैं तो कि आपके पास लेवरेज है। लेकिन उसका लाभ भी यही है कि पहले सेट में सब लोग ढूंढ रहे हैं कगिसो रबाडा को, आपने उनको खरीद लिया। अब हो सकता है थोड़े से महंगे आए, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया था कि मुझे एक गन डेथ बॉलर चाहिए, मेरी परेशानी ये रही थी, तो मैं कगिसो रबाडा को लेता हूं, शामी को छोड़ देता हूं, मैं शिखर धवन को भी छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, मैं बाद में किसी को और को ले लूंगा, लेकिन मेरे को ये एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर उनके पास सबसे ज्यादा मौका है। जब ईशान किशन की बारी आए तो उनके पास फिर एक बार मौका है कि सबको आउटबिड कर दो। अगर आपको वो वाला प्लेयर चाहिए तो हर सेट में चुनिंदा खिलाड़ियों को उठाते जरूर रहिए, क्योंकि अगर ऐसा भी ना हो कि आप बाद में इंतजार कर रहे थे और फिर पैसों का क्या करेंगे अगर आपके पास प्लेयर ही इकट्ठे नहीं हुए तो। अब आप ये मान लीजिए, ये एक सिचुएशन मान लीजिए जब हम सब कह रहे कि ईशान किशन को सबसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल सी बात है, अगर पंजाब के पास ज्यादा पैसे है तो उनको ही मिलना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए, या हैदराबाद को ही मिलना चाहिए। अगर ईशान किशन चले जाते हैं मुंबई या दिल्ली या कोलकाता, जिनके पास सबसे कम पैसे थे इस ऑक्शन में जाते जाते, तो फिर आप सवाल उठाएंगे तो कि क्या आपने की ऑक्शन रणनीति सही थी या नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पैसे जो है, आप अपने आप के साथ एक चेस गेम खेल रहे हो कि अगर मैं कगिसो रबाडा को छोड़ दूं तो मैं शायद बाद में लॉकी फर्ग्यूसन को ले लूं, या फिर मैं मार्क वुड को ले लूं, शायद वो लेवल के नहीं जो रबाडा के होंगे, लेकिन फिर भी ईशान किशन को पाने के लिए मुझे ये गेम खेलना ही होगा। तो ये बहुत जरूरी होगा कि क्या ये फ्रेंचाइजेस ऐसे डिसीजन ले पाएंगे। और आकाश की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, दिबान आपने भी देखा है कि ज्यादा पैसे जब होते हैं तो शायद दबाव भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे होते हैं तो आप एकदम स्टाइल से आते हैं ऑक्शन में और आपको लगता है कि भाई सारे प्लेयर मैं ही ले लूंगा अच्छे अच्छे वाले, क्योंकि अचानक से हमने देखा है पंजाब कभी कभी इस स्ट्रेटेजी या इस एडवांटेज को पूरी तरह से उड़ा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। टीम विशेष की बात नहीं करते हुए, चूंकि सैयद का जो शुरुआती सवाल था वो यही था कि फिनिशर के रोल पे, तो मेरे ख्याल से दो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होंगे। उन पे क्या स्ट्रैटेजी होगी। एक है दीपक हुडा, अभी इंडियन टीम में भी हैं, डेब्यू भी कर चुके हैं। और दूसरे जिन्होंने बहुत प्रतिभा दिखाई है लेकिन शायद उसके साथ इंसाफ अभी तक नहीं किया है, वो है अभिषेक शर्मा। बहुत अच्छे बड़े शॉट्स भी लगाते हैं, साथ साथ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी ऑप्शन लेके आते हैं।
तो ऐसे खिलाड़ियों को भी क्या किसी फ्रेंचाइज में वो कॉन्फिडेंस मिलेगा? दीपक हुडा जरूर जाएंगे, अच्छे पैसों के लिए जाएंगे, लेकिन अभिषेक को अगर पिक किया जाता है तो वो बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या कोई फ्रेंचाइज है जो उसे बैक करना चाहती है और उसे रेगुलर एक फर्स्ट 11 में स्पॉट दे के कम से कम 5 या 6 गेम्स दे कि वो एक रोल में ग्रूम कर सकें, जो हैदराबाद ने फ्रैंकली किया था, लेकिन शायद उस पे खरे नहीं उतरे थे उतना। तो क्यों नहीं उस सूची में आप शिवम दुबे का भी नाम डाल दीजिए, क्योंकि शिवम दुबे ने तो फिर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 बनाया था। वो एक मैच था जहां पे उन्होंने 68 जो थे 25 गेंदों में बना दिए थे, और थोड़ी सी मीडियम पेस भी कर देते हैं। तो शिवम दुबे माइट जस्ट बी फ्लाइंग अंडर द रेडार, क्योंकि अभी दीपक हुडा की बात है, अभी बात हो रही है शाहरुख खान की, पर शिवम दुबे के पास वो एबिलिटी है। तो उस एबिलिटी पे, और भारतीय हैं, आप निवेश कर सकते हैं मेरे विचार में, क्योंकि ये वाला जो स्किल सेट है, ये चाहे भारतीय हो चाहे ओवरसीज हो, इस पूरी ऑक्शन में बहुत बहुतायत में तो नहीं है। तो जिस चीज की ऑलरेडी बहुत कमी है, तो फिर जो जो अच्छे अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको आप अपनी तरफ, वॉशिंगटन सुंदर अनदर ऑप्शन, आप शायद उनको भी ग्रूम कर सकते हैं कि लोअर डाउन द बैटिंग आप उनसे करवा लीजिए, और आपको वो 4 ओवर डाल के देते हैं शुरुआत में, पावर प्ले ओवर्स में डाल के देते हैं। फैंटास्टिक ऑप्शन वंस अगेन। अच्छा, विकेट विकेट कीपिंग की भी जो स्किल है, विकेट कीपिंग पे भी काफी नजरें रहेंगी, और कई ऐसे नाम भी हैं आकाश इस बार जो जैसे अंबाती रायडू को आप ले लीजिए, उनका नाम विकेट कीपर्स की लिस्ट में है। यानी उनका नाम तब आएगा जब वहां पर ईशान किशन रहेंगे, दिनेश कार्तिक रहेंगे, और तब अंबाती रायडू भी रहेंगे। तो इस तरीके से अगर फ्रेंचाइज की तरफ हम नजर डालें, तो क्या वो विकेट कीपर के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ उतर रहे होंगे, टारगेट बना रहे होंगे? ईशान किशन के लिए तो सबके पास टारगेट, मैं समझ सकता हूँ, उसके अलावा देखिए, कीपर तो सबको चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिना कीपर के आप टीम नहीं उतार सकते। लेकिन दिल्ली के पास कीपर है, ऋषभ पंत वहां पर है, केएल राहुल कीपर है, उनको कोई समस्या नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी कीपर है, तीसरी टीम, उनको कोई समस्या नहीं है। अब संजू सैमसन, जॉस बटलर, ये लीजिए 4 टीमें हो गई, इनके पास कीपर की कोई समस्या नहीं है। अब बची आपके पास 6 टीम्स को आप कीपर ढूंढने हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ओवरसीज विकल्प मौजूद रहेंगे। वहां पे क्विंटन डीकॉक भी रहेंगे, वहां पे जॉनी बेयरस्टो भी रहेंगे, और मेरे विचार में ठीक ठाक पैसों में जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ताबड़तोड़ तरीके के ओपनर्स हैं। दोनों कीपिंग जितनी T20 में भारत में चाहिए होती है उससे बेहतर ही करके देंगे, और बतौर ओपनर खेलते हैं, गेम चेंजर्स हैं। उसके बाद आप इंडियन ऑप्शंस की तरफ देखिए, तो इंडियन ऑप्शंस में कोना भरत हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछली बार। वहां पे ईशान किशन है, वहां पे दिनेश कार्तिक भी आपको नजर आएंगे, वहां पे और भी आपको इंडियन कीपर्स नजर आने वाले हैं, क्योंकि हर फर्स्ट क्लास टीम में भी एक कीपर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ये वो वाला ऑप्शन है जिसके अंदर विकल्प मौजूद रहेंगे। वो शिवस गोस्वामी भी दोबारा आपको नजर आएंगे, और सब खरीदे भी जाएंगे, इसमें डाउट नहीं है कि नहीं खरीदे जाएंगे, पर उतनी मारामारी, मैं कह रहा हूं, ईशान किशन के बाद और जॉनी बेस्ट और क्विंटन डीकॉक के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कीपर्स के ऊपर ऐसी गहमा गहमी होगी। मे बी क्योंकि भारत ने पिछले साल ही बहुत अच्छा किया था, तो शायद उनके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा हो। बाकी रिद्धिमान साहा और शिवस गोस्वामी, ये सब खरीदे जरूर जाएंगे, पर बहुत ज्यादा पैसों में नहीं। देखिए सही है, बुनियादी तौर पे, हाँ, बुनियादी तौर पे आपको एक विकेट कीपर बैटर चाहिए जो मैच टर्निंग बैटर हो। तो वो हर टीम कोशिश करेगी कि जो फर्स्ट 11 है उसके लिए एक ऐसा खिलाड़ी हो, और एक बैकअप भी जरूर रहे, और वो बैकअप अगर भारतीय हो तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो उस लिहाज से जैसे आकाश ने कहा कि बहुत ज्यादा मारामारी नहीं होगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी सीधे आपके सामने दिखते हैं। तो उसमें दिलचस्प ये रहेगा कि जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जो विकेट कीपर थे दिनेश बाना, उन्होंने भी छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताया है। तो उसके जैसे खिलाड़ी के पीछे कौन कौन जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जहां तक मैं समझता हूँ, दिनेश बाना का नाम इस लिस्ट में नहीं है, ऑप्शन की लिस्ट में, क्योंकि एलिजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं आईपीएल के, शायद उनको नहीं टिक कर पाए। ऐसा कुछ रूल है कि अगर उनके पास फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ना हो तो उनकी उम्र 19 साल तक हो जानी चाहिए ऑप्शन के डेट के पहले, ऐसा कुछ रूल है जहां तक मैं समझता हूँ। तो दिनेश बाना जैसे प्लेयर, जब उन्होंने अपने जो रोल दिखाई थी वर्ल्ड कप में, मैं तुरंत जाके देखा लिस्ट में दिनेश बाना का नंबर कहाँ है, और मुझे उनका नाम ही नहीं दिखा। तो फिर मुझे पता चला कि शायद दिनेश बाना अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस ऑप्शन में काफी दिलचस्प होता कि कौन सी फ्रेंचाइज उनके पीछे पड़ जाते, पर शायद 1 साल उनको रुकना पड़ेगा। चलिए, देवयान ने उस तरफ ही मोड़ दिया, वहीं पर आना चाह रहे थे कि अंडर 19 की तरफ कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं। रौनक, जैसा आपने कहा कि इस बार शायद उनका नाम नहीं है दिनेश बाना का, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, राज अंगद बावा बेहतरीन ऑलराउंडर है, और उसी ब्रीड से आते हैं जिसकी तरफ कई फ्रेंचाइज की नजर होगी। तो क्या राज अंगद बावा या फिर राजवर्धन अंगारगेकर, वो भी फास्ट बॉलिंग करते हैं और बैटिंग में भी लंबे लंबे छक्के मार देते हैं, ऐसा अंडर 19 में हमने देखा है। तो क्या इनके तरफ भी नजर रहेगी?
नजर तो रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो खिलाड़ी है, आकाश से भी मैं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं जहां तक मैं जानता और देखा है मैंने फ्रेंचाइजीज को, वो ज्यादा पैसे ऐसे प्लेयर्स के लिए नहीं देते। अंडर 19 में आपने एक टूर्नामेंट में इनकी टैलेंट को देखा है, लेकिन आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम इंटायरली। हमने प्रियम गर्ग को देखा जो फिट नहीं हो पाए अच्छे फ्रेंचाइज में, सनराइजर्स जैसे प्लेयर्स लाइक पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, इनको भी थोड़ा वक्त लगा। तो आप ज्यादा पैसे तो नहीं देंगे इन प्लेयर्स को, आप अपने ऑक्शन की रणनीति उनके दौर बतौर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं अब भी कि एक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स को अच्छे वैल्यू में लिया जाएगा इस ऑक्शन में। तो जहां तक कीपर्स का भी सवाल है, जब पहले हम कीपर की बात कर रहे थे, अब भी मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स लाइक दिनेश कार्तिक, अंबती रायडू, जिन्होंने कीपर के रोल से एंटर किया है इस ऑक्शन में, क्या 36 वर्ष की उम्र में कीपिंग अभी उनसे हो पाएगी पता नहीं, लेकिन कैटेगरी तो उनकी वही है। तो मैं अभी भी मानता हूं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। जयदेव उनाडकर जैसे बोलर्स, अगर आप लेफ्ट आर्म सीमर की बात करें, अगर नटराजन, जो मीडिया में आप कह रहे हैं कि मैं फुली फिट हूं, ये तो कहना ही चाहिए ऑक्शन के पहले भाई कि आप फुली फिट हो, तो नटराजन, जयदेव उनाडकर जो स्लाइटली मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा फ्रेंचाइज के। अंडर 19 माना कि अभी भी रीसेंसी बायस कभी कभी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि अंडर 19 प्लेयर्स के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई होगी इस ऑक्शन में। मैं बात से इनकी पूरी तरह सहमत हूँ, और इसलिए सहमत हूँ क्योंकि बड़ा ऑक्शन है, और बड़े ऑक्शन में और आपको जो थोड़ी डायनामिक यही समझ में आती है कि बहुत सारे आपको प्लेयर चाहिए रहते हैं, और बहुत सारे पैसे जो आप वो अपने टॉप 15 16 17 खिलाड़ियों में खर्च कर चुके होते हैं। उसके बाद आपको नंबर्स पूरे करने होते हैं। मेरे 25 अलाउड हैं, तो चलो 22 23 24 के करीब आप पहुंचते हैं, और वो जो बाद के जितने प्लेयर्स होते हैं वो बेस प्राइस में फटाफट 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 खरीदे जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से वो हंगर केकर जैसे आपने बताया, हो सकता है थोड़ा सा और इंटरेस्ट हो, पर ऐसा नहीं है कि दे विल ब्रेक द बैंक कि चलो भाई अब इनके लिए ना हम 5 करोड़ खर्च कर देते हैं। तो वो 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वैसी कैटेगरीज में मुझे नहीं लगता कि इनमें से ये खिलाड़ी जो बड़ी ऑक्शन में आने वाले हैं। और लेट्स आल्सो कीप इन माइंड कि ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का इनको मौका मिला है, ना इन्होंने कोई वो कहते हैं ना कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी या वहां पे बहुत रन बनाए हो, या तो हर जगह आग लगा के आ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ है तो फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उनसे कि चलो टीम में रख लेते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इसका एक जीता जागता सबूत हमने केकेआर में देखा है, जब उन्होंने शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया, काफी अच्छे पैसे भी दिए थे फॉर एन अंडर 19 प्लेयर उस टाइम पे। अगर आप उस पूरे स्टोरी को, अभी हमने उसके कंक्लूजन को भी देखा है, अगर हम देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल स्टोरी नहीं थी। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि शायद कभी एक आध अंडर 19 प्लेयर लग जाए, लेकिन ज्यादातर बैटर्स काम आते हैं इसमें, जो आप अच्छे पोजीशन पे उनको खिलाए, ओपनिंग पोजीशन पे उनको खिलाए, तो शायद वो सक्सेसफुल बन पाते। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर में डिफिकल्ट जगह पे उनको खिलाते, तो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आईपीएल का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। तो इसलिए हमने देखा है कि जो अनकैप्ड फास्ट बॉलर्स पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो शायद ये एक गैम्बल होगा, जहां आपके पास खलील अहमद है, नटराजन है, जयदेव उनाडकट है, और भी एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर्स होंगे, भुवनेश्वर कुमार खुद होंगे इसमें, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, इतने सारे, आवेश खान, जिन्होंने आईपीएल में दिखाया है, भले ही एक आध सीजन के लिए आवेश खान, हर्षल पटेल, लेकिन जो अनुभव उन्होंने दिखाया आईपीएल में, उन पे ज्यादा मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजेस की निगाह होगी। कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, पेसर्स की बहुत लंबी लिस्ट है इंडियन स्ट्रीमर्स की। चूंकि अंडर 19 प्लेयर्स की बात हो रही है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या इन्हें ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर आप अपने स्क्वाड में कुछ बेसिस को आप कवर करके रखें, क्योंकि ये कोविड के ज़माने में खेला जाएगा, तो ये भी नहीं पता कि आपके स्क्वाड को कितनी डेप्थ की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन बीच में अगर आपके कुछ की प्लेयर्स कोविड ग्रस्त हो जाए और आईपीएल आगे भी चलता रहे, तो आपको शायद थोड़ी सी डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप यूथ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस सीजन के लिए? देखिए, करना तो आप चाहेंगे, क्योंकि आप वो जो बेसिस है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज ओपनर, कीपर, मिडल ऑर्डर, बॉलर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, इस तरीके से, तो हर कैटेगरी में आप रिक्विजिट नंबर तो जरूर चाहते हैं। अब क्या वो जो आप डेप्थ की बात कर रहे हैं, विल इट कम एट द एक्सपेंस ऑफ से कि मैं थोड़ा सा कमजोर स्क्वाड बना लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ना जो डेप्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर मेरे को यहाँ पे कहीं कोई खराब हो गया तो मेरा नेक्स्ट खिलाड़ी जो है, मैंने क्विंटन डिकॉक को भी लिया और मैंने कोना भरत को भी ले लिया, तो चलिए मेरे पास एक ओवरसीज कीपर हो गया और मेरे पास एक इंडियन कीपर हो गया। इंडियन को खिलाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी मेरे पास उपलब्ध है। वो वाला काम शायद आप बड़ी ऑक्शन में कर नहीं पाएंगे, ये चांस आई थिंक, क्योंकि सारी की सारी टीम सेम ही बोट में रहने वाली है,
सब एक ही कश्ती में सवार होंगे, अगर आ गया तूफान तो फिर सभी डूबेंगे साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे कि आप खर्च कर दीजिए वो युवा यश धूल को लेने में, या फिर वो हंगर केकर पे या रवि पर आप बहुत पैसे खर्च कर दें। और देखिए फैक्ट तो मैटर दिबान ये है कि ऐसा नहीं है कि आईपीएल ने स्क्वाड साइज बढ़ा दी है या नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स बढ़ाए हैं, ये मायने में रखते हुए कि अगर कोविड हो गया तो फिर 8 से कम 10 या 12 ओवरसीज प्लेयर आप शामिल कर लो, तो वो भी सोच नहीं है आईपीएल में। तो मुझे नहीं लगता है कि कोविड फैक्टर एक होगा आईपीएल टीम्स में, लेकिन जो फैक्टर होगा वो हमें अभी सुनने में आ रहा है कि पूरी आईपीएल जो है महाराष्ट्र में खेली जाएगी, मुंबई में खेली जाएगी। वो फैक्टर हो सकता है कि अचानक से जो ओवरसीज बैटर्स है, जो आप सवाल उठाते क्या वो टर्निंग पिचेस पे खेल पाएंगे, अचानक अगर आपको सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम या पुणे में खेलना हो जहां पे काफी अच्छे पिचेस देखने को मिलते हैं, तो शायद टॉप ऑर्डर बैटर्स ओवरसीज वाले और आ जाए नजर में हमारे। इस तरह की रणनीति मेरे ख्याल से ज्यादा होगी कि महाराष्ट्र में अगर होगा आईपीएल तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हम ले पाएंगे, ज्यादा फास्ट बॉलर्स हमें चाहिए होंगे क्योंकि अच्छे बैटिंग पिचेस की उम्मीद हम कर सकते हैं इस साल के आईपीएल से। तो शायद ये एक टैक्टिक हो सकता है। बिल्कुल 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 वहीं पर रौनक हम आना चाह रहे थे कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अगर सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में मैचेस होते हैं तो उस पर भी फ्रेंचाइज की नजर जरूर रहेगी। लेकिन अंडर 19 की बात हो रही थी, दबैन ने भी बोला, आपने भी बोला और आकाश ने बोला कि वो टीम अपने उन खिलाड़ियों को रख सकती है नंबर्स के लिए और अपने स्लॉट्स पूरा कर सकती है, ठीक है। पर ओवरसीज रुकीज की अगर बात करें इसमें कुछ नाम, अब उनको हम रुकीज ना भी बोले, जैसे मार्को यानसन जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जबरदस्त प्रदर्शन था, ऑर्डिन स्मिथ हैं वेस्ट इंडीज के, इन जैसे खिलाड़ियों की तरफ अगर हम नजर डालेंगे, श्रीलंका के चरित संका है, तो क्या इसके तरफ भी फ्रेंचाइज जा सकती है आकाश, इन खिलाड़ियों की तरफ? देखिए जा तो सकती है, पर वो एक इट कम्स वो कंडीशंस अप्लाई वाली कहानी जरूर आती है। एक नाम हमने किसी से मेंशन नहीं किया है जो मुझे लगता है कि शायद बड़ा इंटरेस्ट वो अर्जित करेंगे, वो है वनिंदु हसरंगा। वो हमने इंग्लिश शो भी नहीं किया था, हम यहाँ भी नहीं कर रहे थे। वो मुझे लगता है कि वो वैसा उस तरीके का प्लेयर है टी20 क्रिकेट में जो आपके बहुत काम आ सकता है। थोड़ी स्पिन डालेगा, लेग स्पिन की वैसी बड़ी मतलब बांधे हैं नहीं है यहाँ पर इतने ज्यादा लेग स्पिनर्स। पर जिनकी आप बात करें, मार्को यानसन, वो चरित असलंका की आपने बात की, वो डेन स्मिथ, सी है वही 8-9 ही आपने ओवरसीज खिलाड़ी रखने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में तो वो भी एक आपके जहन में आती है, क्या मैं रहमानुल्लाह गुरबाज को रख सकता हूँ, क्या मैं हजरतुल्लाह जजई को रख सकता हूँ, क्योंकि बड़े कमाल के ये प्लेयर्स हैं। पर ये कमाल के प्लेयर्स को रखने के लिए स्लॉट्स उतने ही हैं। या तो होता कि भाई चलो एसोसिएट प्लेयर नेशंस के लिए हमने एक स्लॉट और बढ़ा दिया कि और आप एक एक खिलाड़ी को और आप जगह दे दीजिए, डेविड वीजा को आपने रख लिया, पर वो वाला काम अब आप कर नहीं पाएंगे। तो सी सम प्लेयर्स विल अट्रैक्ट अटेंशन, जैसे मार्को यानसन का जो स्किल सेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लंबे कद के, छक्के मार सकता है, ऑफ कोर्स वो तो हो सकता है मुंबई को भी बहुत पसंद आए, वैसे प्लेयर उनको बहुत पसंद आते हैं। और हो सकता है उनको थोड़ा सा और टीमों में भी उनका मतलब टीमों का उनमें इंटरेस्ट हो, पर क्या सभी के सभी बिक जाएंगे और अच्छे पैसों में बिकेंगे? आई डाउट इट कि वो संभव होगा। एक और फैक्टर जो अनकैप्ड खासकर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ जाता है, वो ये है कि किसी भी फ्रेंचाइज को नहीं पता कि कब वो नेशनल टीम के लिए पिक हो जाए, तो आगे वाले सीजन्स में कब वो अवेलेबल होंगे कब नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई सेट विंडो तो नहीं है आईपीएल के लिए अब तक औपचारिक रूप से। तो ये एक फैक्टर है जिसके वजह से ऑब्वियसली बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे प्रतिभाशाली जो पिक हो सकते हैं, लेकिन शायद इस वजह से फ्रेंचाइजेस उन्हें ना पिक करना चाहे। और अगर आप आईपीएल का इतिहास भी देख ले सैयद, तो ये भी हमने देखा है कि कौन से अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर ने ऐसा जलवा दिखाया है कि ये एक इस दिशा में ले जाएगा फ्रेंचाइजीज को, कि हमें भी देखना चाहिए अगर कोई अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर है जो वी शुड, जो आईपीएल में कमाल का एक प्रदर्शन दिखा दे। मेरे ख्याल से आंद्रिक नोके वाज एन एक्सेप्शन। हमने आंद्रिक नोके का नाम ज्यादा सुना नहीं था, खुद आए रिप्लेसमेंट प्लेयर बताओ उस साल आईपीएल में जब यूएई में शिफ्ट हुआ था, और ऐसा जलवा दिखा दिया उन्होंने कि रिटेन भी हो गए। और काफी लोगों का मानना है कि रबाडा से बेहतर टी20 गेंदबाज हो सकते हैं इन टाइम टू कम। तो ये एक वन स्टोरी है, उसके अलावा मैं और किसी का नाम नहीं, मतलब अगर आपको याद आता है आकाश, आई थिंक शायद शॉन मार्श पहले सीजन में अनकैप्ड थे। देखिए हाँ, तो लेकिन ये तो एक मतलब एक दुनिया ही दूसरी बहुत 14 साल पहले और जब खेलने को मतलब टी20 हमें समझ में भी नहीं आ रहा था क्या था, जब उस टाइम पे ऐसे टीम्स बन रहे थे। लेकिन अगर जो एवोल्यूशन हुआ है टी20 क्रिकेट का, उससे काफी हमें देखने को मिला है कि ये जो रुकी प्लेयर्स है उस पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप रुकी प्लेयर की बात करते सही, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहां पे कोच के टेबल पे बैठा कौन है और वो कौन से कंट्री से आता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बिग बैश के अच्छे प्लेयर अपने आईपीएल टीम में डाल दिए, क्योंकि वो डार्सी शॉट हो या फिर जाय रिचर्डसन या रायली मेरेडिथ हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा
कोई ऑस्ट्रेलियन कोच होगा तो वो ऑस्ट्रेलियन को ही शामिल करेगा, लेकिन हमने देखा है कि कंफर्ट जोन बन जाता है, कन्वीनियंट जोन बन जाता है, इसलिए शायद वनिंदु हासरंगा को इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा श्रीलंकन कोचेस नहीं है वहां पे। हासरंगा को 2 ही मैचेस मिले थे पिछले आईपीएल में आरसीबी के लिए, और उसके बाद लगता है पेशेंस खत्म हो गया उनके लिए। क्या अब T20 वर्ल्ड कप के बाद जब वो लीडिंग विकेट टेकर थे, कोई फ्रेंचाइज मानेगा कि नहीं ये एक बंदा है जिससे हमें 4-5 मैचेस देने चाहिए, 6-7 मैचेस देने चाहिए, या फिर कोई फॉरेन कोच कहेगा कि नहीं मैंने XYZ टीम में इसके साथ खेला हुआ है, ये ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, मैं जानता हूँ ये क्या कैपेबिलिटीज है इसमें, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इसके 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 असर पे भी काफी डिसीजंस लिए जाते हैं। श्रीलंकन अगर ज्यादा होते कोचिंग में, शायद हासरंगा को और पैसे मिल जाते। और दुष्मंता चमीरा, ही इज आल्सो वेरी गुड, नाम नहीं लिया किसी ने भी। बिल्कुल आरसीबी ने ले तो लिए इन्हें, लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया इनके साथ। संगाकारा है अब जयपुर में, देखें जरा शायद कुछ करें। राजस्थान के अच्छा बिल्कुल रौनक, जिस तरफ आपने इशारा कर दिया और कहा कि कई ऐसे प्लेयर थे जो 1 सीरीज वंडर या 1 मैच वंडर रह गए और आगे नहीं बढ़ पाए, और दबैन ने मार्श का नाम ले लिया, तो मार्च से मुझे मिच मार्श की याद आ गई, और रौनक आपके उस सवाल से मुझे याद आ गई राहुल तेवतिया की। एक मैच में 1 ओवर में 6-5 छक्के वो लगा देते हैं और उसके बाद फिर जबरदस्त नाम कमाया था। तो क्या इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर में, खासतौर से मिच मार्श अगेन उस ब्रीड से आते हैं जहां पर सबकी नजर होगी, ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और फिनिशर भी है, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना जबरदस्त नाम दिखाया था। तो मिच मार्श, राहुल तेवतिया, कैसे देखेंगे इनको फ्रेंचाइज? इंटरेस्टिंग सी पेयरिंग आपने लगाई है साथ में। चलिए मिच मार्श की बात पहले कर लेते हैं। मिच मार्श के लिए ये क्लासिक एग्जांपल है, जो मतलब जिसमें कहता हूं ना कि आईपीएल में जो मार्केटिंग होती है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, तो मिच मार्श की इतनी तगड़ी हो चुकी है कि आप मानते हैं कि भाई मिच मार्श ऐसे प्लेयर है जो हमें आईपीएल जिता देंगे, जहां तक रियलिटी में ये बात अब तक हुई नहीं है। सबसे पहले तो इंजरी के कंसर्न होते हैं मिच मार्श के साथ, खुद विड्रॉ हुए तब जेसन होल्डर को जगह मिली सनराइजर्स में, और इतने कमाल का प्रदर्शन होल्डर ने दिखाया। लेकिन फिर भी इस ऑक्शन में मैं बिल्कुल शॉक नहीं रहूंगा अगर ज्यादा पैसे मिच मार्श को मिल जाए और जेसन होल्डर को ना मिले, क्योंकि एक बायस होता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरह। दूसरी बात यह है कि हाल में रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है उनका, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैन ऑफ द मैच थे वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम में जो आई थिंक बीबीएल भी जीते हैं अभी हाल ही में, स्कॉचर्स के साथ बीबीएल भी जीत चुके हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं की उन्होंने। तो ये भी आपको देखना होगा कि हार्दिक पांड्या जैसे सिमिलर सिचुएशन में है, सिर्फ बैटर के बतौर कि आप खेल पाएंगे, खिला पाएंगे उनको, और फिर ये 7-4 की बात फिर से आ जाती है। हार्दिक पांड्या तो चलो एज अ बैटर भी अंदर आ जाएंगे आपकी टीम में, क्या मिच मार्श एज अ बैटर आप खिलाना चाहेंगे? इज ही अ बेटर बैटर देन जेसन रॉय? शायद जो अगर लंबा कोई एक मौका उससे दे, स्पेशली वानखेड़े जैसे पिचेस पे, तो शायद बड़ा असर कर पाए वो। तो ये मिचेल मार्श के लिए मैं मानता हूं कि ज्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं अब भी थोड़ा रिलक्टेंट हूं कहने पे कि ये बड़े प्लेयर होंगे आईपीएल में, वो एक मेरा रिजर्वेशन है। राहुल तेवतिया इंडियन प्लेयर है, अच्छे टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया है, पिछले 2 साल की जो आईपीएल की जो मेमोरीज है अब तक ताजा है टीम्स में, तो अब भी उनके लिए जगह बनेगी। एज अ लेग स्पिनर तो उन्होंने श्रेयस गोपाल को भी बाहर कर दिया टीम में से, जो राजस्थान के नंबर 1 लेग स्पिनर माने जाते थे। तो मेरे ख्याल से अब भी अच्छा टाइम है उनका, जितने पैसे के लिए जाएंगे तो शायद मैं समझता नहीं हूँ कि उससे प्लेयर के एबिलिटीज पे ज्यादा हम कंपैरिजन कर पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो जरूर होगा राहुल तेवतिया जैसे प्लेयर के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 70 इंडियन प्लेयर्स तो खुद फर्स्ट 11 में होंगे, तो उसमें तो राहुल तेवतिया का नंबर तो आना ही चाहिए। आकाश? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। और मिचेल मार्श मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट रहूंगा, बायर हूं, पर एक कैप होगा मेरे जहन में कि कितने पैसों के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करने, क्योंकि ये बड़ा ऑक्शन है। अगर अवेलेबल नहीं होते, अब कहाँ से मैं रिप्लेसमेंट प्लेयर लाऊंगा, और इस स्किल सेट का लाऊंगा? स्टोक्स है नहीं, ओवरसीज ऑलराउंडर्स में कोई मुझे नजर नहीं आता है, क्रिस वोक्स आते नहीं है, तो ये जो खिलाड़ी जो आते नहीं है चले जाते हैं, फिर तो समस्या हो जाती है, आपको बाद में कोर्स करेक्शन के लिए समय नहीं मिलता है। तो एक मेरे जहन में तो जरूर नंबर रहेगा, आई विल बी लिटिल कंजर्वेटिव। मैच विनर है विदाउट डाउट, पर टूर्नामेंट नहीं हार सकता हूं मैं। मैच एक आधा ये शायद जिता देंगे, पर अगर मैंने ले लिया और ये नहीं आए या चोटिल हो गए तो टूर्नामेंट हार जाऊंगा, तो वो वाला काम नहीं करूंगा। राहुल तेवतिया के लिए डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, और जैसे रौनक ने कहा, क्योंकि लेग स्पिनर हैं, बैटिंग करते हैं, खब्बी बैटिंग करते हैं, ठीक ठाक छक्के मारते हैं, बिल्कुल सही स्किल सेट पे फिट बैठते हैं। अब श्रेयस गोपाल को क्यों बाहर बिठाया था, मतलब उनसे पहले क्यों खेल रहे थे वो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, तो वहां हम नहीं जाएंगे। और देखिए सईद, एक चीज फ्रेंचाइजीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप मिचेल मार्श को इस रीजन के लिए ले रहे हो क्योंकि उन्होंने पर्थ स्कॉचर्स के लिए अच्छा खेला या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खेला, तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी रोल क्या थी? उनको 3 नंबर पे बैटिंग करवाया गया और लाइसेंस दिया गया कि भाई आप खेलो।
क्या आप आईपीएल में नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है मिचेल मार्श को देंगे, या आपके पास ऑलरेडी काफी इंडियन प्लेयर्स होंगे जो कहना चाहेंगे भाई 3 नंबर पे तो हम बैटिंग करेंगे, मनीष पांडे को 3 पे बैटिंग करनी होती है, श्रेयस अय्यर को शायद 3 पे बैटिंग करनी होती है, इतने सारे प्लेयर होंगे जो कहेंगे मुझे नहीं खेलना है 5-6 पे, जो मुश्किल पोजीशन है। अगर आप मिचेल मार्श को अचानक 5-6 पे खिलाओगे आईपीएल में, तो शायद वो मिचेल मार्श नहीं दिख पाएंगे जो पॉल स्कॉचर्स या ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें दिखते हैं। मार्कस स्टोइनिस के लिए भी हमने ये कहा है, अच्छे खासे प्लेयर तो है ही, लेकिन जो भी उनका इम्पैक्ट रहा है टॉप ऑफ द ऑर्डर रहा है मेलबर्न स्टार्स के लिए। तो ये एक बहुत जरूरी बात होनी चाहिए कि आप कौन से प्लेयर को कौन से रोल के लिए अपनी टीम में शामिल कर रहे हो। और आईपीएल में ज्यादातर जो टॉप 3 होते हैं वो या तो प्रूवन ओवरसीज बैटर्स के लिए होते हैं या फिर इंडियन एक्सपीरियंस बैटर्स के लिए होते हैं। तो ये एक खास बात होनी चाहिए फ्रेंचाइजीज की नजर में। दिवायन, थोड़ी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी, फिर हम लोग अब चलते हैं और हर एक टीम के बारे में भी बात कर लेते हैं फिर। जी हाँ, मार्च पे जो बात हुई है उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे। अगर बॉलिंग कर रहे होते तो जरूर एक अच्छा ऑप्शन बन सकते थे काफी टीम्स के लिए, क्योंकि अगर नियमित बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जस्टिफाई करना 11 में रखना। और तेवतिया का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत होल हार्टेड क्रिकेटर है, मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है एज अ बॉलर, काफी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर उनका एक ड्रीम पेयरिंग हो तो वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो, वो बहुत मजा आएगा। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए जाए और उन्हें खरीदे तो मुझे लगता है कि शायद बेस्ट ऑफ तेवतिया देखने को मिले इस सीजन। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जल्दी से चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि किसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं और क्या टीम किसने रिटेन कर रखा है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैसे पुरानी वाली कोर टीम बन सकती है। सबसे पहले पंजाब की तरफ 72 करोड़, हैदराबाद 68 करोड़, राजस्थान 62, लखनऊ 59.8 यानी करीब करीब 60 करोड़, बेंगलुरु 57 करोड़, अहमदाबाद 52, चेन्नई 48, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के पास करीब करीब 48 करोड़ है। और आकाश, सबसे पहले हम अगर किसी टीम की तरफ चलें तो चेन्नई की तरफ, क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम है और शुरुआत हमको इन्हीं से करनी चाहिए। तो जाडेजा, धोनी, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़, ये 4 खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए हैं। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर की जो तलाश है वो शायद इस टीम को नहीं होगी। विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी है और एक सलामी बल्लेबाज भी आपके पास ऑलरेडी है गायकवाड़ के तौर पर। तो डायनामिक इनका अभी ठीक ठाक लग रहा है आकाश। फिर भी ये ऑलराउंडर ढूंढेंगे। देखिए, इनका जो धोनी को जो खिलाड़ी पसंद है, एक सर्टेन टेम्पलेट सेट हुआ है कि एक स्किल वाला प्लेयर नहीं चाहिए, 2 स्किल चाहिए। अगर आप खिलाड़ी को खरीदना चाहते हैं, सिर्फ एक आधा शायद ओपनर जो है वो कुछ ना करे, दूसरी चीज तो इट्स ओके जो ऋतुराज ऑलरेडी हो गए, एक आधा बॉलर मिल जाए जॉश हेजलवुड जैसा जो बैटिंग ना करे तो भी चलो काम चल जाता है। पर उनके अलावा जो भी कुछ मैं चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि एक तो अनुभवी खिलाड़ी हो, कोई बहुत युवा मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडर 19 या वो युवा बच्चों को मेरे को खरीदने का कोई शौक नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे मैं खर्च नहीं करूंगा, 15-15 करोड़ में मुझे किसी को नहीं खरीदना, मैं कम पैसे खरीद के काम करवा सकता हूँ। बहुत लंबा विजन नहीं है कि मुझे 10 साल टीम चलानी है तो 10वें साल क्या होगा, नहीं सोच रहा हूं, मैं सिर्फ 3 साल की बात करता हूं। और मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स इनको बहुत पसंद है और ये बिल्कुल वही जाने वाले हैं। यहाँ वाशिंगटन सुंदर की तरफ देखेंगे कि मोइन अली जैसा आपको एक ऑलमोस्ट क्लोन जैसा आपको एक खिलाड़ी और मिल जाता है। दीपक चाहर के पीछे बहुत पैसे खर्च करने का प्रयास करेंगे, शार्दुल ठाकुर वो नहीं मिलते तो शार्दुल को ले आएंगे, जॉश हेजलवुड के पास पीछे फिर भागेंगे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का इनका इतिहास रहा है, इनको बहुत पसंद आया है, चाहे वो आशीष नेहरा हो या डगी बॉलिंजर हो। तो ये उनकी तरफ भी जरूर देखेंगे कि अगर मिल जाए हमें, मान लीजिए ट्रेंट बोल्ट मिल जाते हैं या हमें नटराजन मिल जाते हैं या कोई और लेफ्ट आर्म सीमर अगर उबैद मकॉय मिल जाते हैं, फिर ये थोड़े से ऐसे लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन जरूर करते हैं क्योंकि ये गेम चलाना जानते हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है कि 5 अच्छे खिलाड़ी बड़े नामों से टीम नहीं चलती, 11 खिलाड़ी अगर ठीक ठाक भी हो तो वो एक दिशा में एक गाड़ी को ले जा सकते हैं, इंस्टेड कि आपके पास 5 सुपरस्टार हो अलग अलग दिशा में जा रहे हो और वो गाड़ी कहीं ना जाए। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स का जो तरीका रहा है ऑक्शन का, मुझे लगता है आपको अभी भी दोबारा वही बिल्कुल एज इट इज नजर आने वाला है। रौनक, बिल्कुल, हमने जितना समय अनकैप्ड प्लेयर्स या रुकीज पे बिताया, शायद चेन्नई ने 10 साल में इतना समय उनके बारे में चर्चा करते हुए नहीं बिताया। तो जब अनकैप्ड प्लेयर्स की बारी आएगी ऑप्शन में, आप समझ लीजिए चेन्नई वाले या तो अपने फोन पे गेम खेल रहे होंगे या बाहर चाय लेने होंगे या फिर बाथरूम चले जाएंगे, ऐसा स्ट्रेटजी होगा उनका। क्योंकि धोनी और स्टीवन फ्लेमिंग से काफी क्लियर मैसेज आया होगा कि भाई हमें कौन प्लेयर चाहिए, कैसे प्लेयर चाहिए। और फैफ डु प्लेसी को शायद वापस ले ले, जॉश हेजलवुड को शायद वापस ले ले, ऐसे प्लेयर्स जो भरोसेमंद है। और फैफ डु प्लेसी शायद उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लास्ट सीजन के लिए सबसे ज्यादा रन गेटर थे ओवरसीज बैटर्स में से, और किसने कहा होगा कि भाई फैफ डु प्लेसी आपके रन गेटर होंगे 2021 की आईपीएल में। तो देखिए चेन्नई की ये स्टोरी है, चेन्नई की एक खासियत है। फैफ डु प्लेसी को और डाल दो शायद इतना अच्छा प्रभाव ना कर पाए,
ये धोनी का कमाल है कि वो ऐसे प्लेयर्स निकाल देते हैं अपने प्लेयर्स में से, अपना बेस्ट ऑफ देम निकाल देते हैं उनसे। सो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल वही की वही स्ट्रेटेजी होगी उनकी। अगर दीपक चहर को वापस ले पाए, धोनी पसंद करते उन्हें, तो अच्छी बात होगी, लेकिन दीपक चहर शायद काफी एक्सपेंसिव मालूम पड़ साबित हो सकते हैं इस ऑक्शन में। तो मेरी राय में नथिंग सरप्राइजिंग विल कम फ्रॉम देम। एक चीज मैं देखना चाहूंगा कि वो एज अ सेकंड कीपर किसे चुने, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, धोनी के पास शायद 1 साल है, शायद 2 साल है, तो आप एक कीपर बैटर को जरूर रखना चाहेंगे अगर धोनी इंजर हो गए, अगर फिटनेस पे सवाल उठ जाएंगे। हर साल मुश्किल होता है इस उम्र में। तो मैं मानता हूं कि शायद सैम बिलिंग्स पे नजर रखे, जो पहले खेल चुके हैं चेन्नई के लिए। धोनी ऐसे प्लेयर पसंद करते हैं जो जिनके साथ वो खेल चुके हैं, तो ऐसे प्लेयर को शायद ले ले वो सेट में से। या फिर कोई इंडियन कीपर तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर वो ईशान किशन की तरफ अग्रेसिवली चले जाए तो ये एक एज ऑलमोस्ट डिफरेंट फिलोसफी होगी चेन्नई की, बट इट वुडंट सरप्राइज मी। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि एज ए कीपर वो किसको पिक करेंगे। आई डोंट थिंक एज अ कैप्टन वो फिलहाल ढूंढ रहे इस ऑप्शन में। वो शायद समझ सकते कि ऋतुराज ये रोल कर पाए, रविंद्र जडेजा ये रोल कर पाए, या फिर मोइन अली भी कर पाए शायद 1-2 साल के लिए। तो आई थिंक वो एरिया में वो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन एज अ कीपर वो किसे पिक कर पाए मैं शायद देखना चाहूंगा। जब बात हो रही है पुराने खिलाड़ियों की, हाँ, हाँ वही जब बात पुराने खिलाड़ियों को रिटेन करने की हो रही है, जिसके तरफ आकाश ने भी इशारा किया, रौनक ने भी किया, तो क्या और कीपर की जब बात हो रही है तो रॉबिन उथप्पा की तरफ दोबारा जा सकती है चेन्नई, क्या इमरान ताहिर की तरफ एक बार फिर लेग स्पिनर? हालांकि कंडीशन अप्लाई अगेन की इस बार जो मैचेस है वो ज्यादातर महाराष्ट्र में होने की संभावना है। देखिए, लेग स्पिनर आपके लिए हमेशा कारगर साबित होंगे, और मोर और लेस जितने भी हमने डिस्कशन पॉइंट्स अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किए हैं, आप उसको मुंबई इंडियंस के लिए भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेती हैं ऑप्शंस में। इनको पता है मोर और लेस कि इनको क्या क्या रोल चाहिए, ज्यादा खर्चना नहीं चाहते ये कुछ खिलाड़ियों पे, मतलब 1 या 2 पे शायद अग्रेसिवली बिड करेंगे, बाकियों के लिए बहुत कंजर्वेटिव बिड्स होंगे इनके। और इनकी जो पसंद है वो है कि जिनके साथ ये खेल चुके हैं उनको वापस टीम में फिर से बुलाने की। तो उस लिहाज से दोनों बॉक्सेस टिक करते हैं, इमरान ताहिर भी, रॉबिन उथप्पा भी। और आपने सही कहा कि रॉबिन उथप्पा, उनकी फिटनेस लेवल मोरलेस ठीक ही है, तो अगर बैकअप कीपर के रूप में उन्हें भी पिकअप करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन है। और जैसे रौनक ने कहा, मैं उसी में थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जरूर एक नजर रखेंगे कि इनका फ्यूचर कैप्टन कौन होगा, तो उस लिहाज से अगर ऑक्शन में कोई अवेलेबल हो तो वो उनके लिए जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर एक अच्छे ऑप्शन उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन अगर मौजूदा खिलाड़ी हैं तो उनमें रविंद्र जडेजा भी बन सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं। तो वो एक उनके बैक ऑफ माइंड में होगा जरूर कि धोनी के बाद कौन। तो बतौर कीपर और बतौर कप्तान धोनी जरूर जुड़े रहेंगे टीम के साथ आने वाले सालों में भी, लेकिन ऑन फील्ड एक कैप्टनसी या लीडरशिप की रोल की जरूर उनको जरूरत पड़ सकती है जल्द ही, तो उस पे उनकी एक नजर रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, अगली टीम है दिल्ली की, और दिलवाले यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, यानी दिल्ली के दिलवाले आकाश। तो आकाश, दिल्ली की जो ये टीम है, और खासतौर से जो 4 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है, ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, पृथ्वी शॉ हो या नॉर्किया हो, ये दर्शाता है कि ये टीम आगे का सोच रही है। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है और रख रही है। तो क्या इस बार ऑक्शन में भी वैसे ही खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहेगी दिल्ली, युवा खिलाड़ियों की तरफ? सी मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ टेम्पलेट को आप रेप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ने का क्यों प्रयास किया जाए। एक बार गलती कर चुकी है दिल्ली की टीम। एक्चुअली दिल्ली ने एग्जांपल सेट किया था 3 साल पहले, बहुत अच्छी टीम थी, उसके बाद पूरी डिसइंटीग्रेट कर दी, और उसके बाद फिर अगले 6-7-8 साल वो दिल्ली दूरस्थी थी। वो दुरुस्त अभी हुई है पिछले 2-3 साल में, और अब मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ बदलने का प्रयास करेंगे। शिखर धवन वापस अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब आप उनको खरीद सकते हैं, आप उनको खरीद लीजिए। वो नहीं मिलते तो आप देवदत्त पाडिक्कल को ले लीजिए। अगर वो नहीं मिलते तो फिर आप किसी और की तरफ जाने का प्रयास कीजिए। तो ये एक ऑप्शन रहेंगी। फास्ट बॉलर्स के अंदर उनका एक फॉर्मूला है जो सेट रहा है। राजस्थान के तरफ जो जो क्रिकेटर जाते हैं वो इनको बड़े पसंद आते हैं। तो ये हो सकता है कि राहुल तेवतिया इनको बड़े पसंद आ जाएं, ये राहुल तेवतिया को अपने पास ले लें कि अब अभी अभी हमारे पास ना राहुल चाहर हैं ना यूजी चहल हैं। तो हो सकता है कि वो राहुल तेवतिया की तरफ देखना शुरू करे, क्योंकि अब मार्कस स्टोइनिस नहीं है, नीचे छक्के मारने वाला सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसमें है ऋषभ पंत। तो हो सकता है उस तरफ देखने का प्रयास करे, पर मोर ऑफ द सेम। आप ज्यादा उनसे फिलॉसफी के बदलाव और वो जो कॉम्पोजिशन ऑफ जो टीम का जो कॉम्पोजिशन है उसके ज्यादा बदलाव की आप गुंजाइश करेंगे नहीं। ये दिल्ली और राजस्थान का कनेक्शन क्या है, तो ये हम शो के बाद आपसे जरूर जानना चाहेंगे आकाश। फिलहाल हम कोलकाता की तरफ रुख करते हैं, और कोलकाता की टीम में मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑलराउंडर पर पूरी जोर आजमाइश की है। आंद्रे रसल जो रिटेन करना ही
था, कोई शॉकिंग चीज नहीं है। सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, 3 ऑलराउंडर और चौथे खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं रौनक इस टीम को, और कौन से ऐसे और खिलाड़ी हैं जिसके तरफ एग्रेसिव बाई की तरफ सोच सकती है ये टीम? कैप्टन की तलाश जरूर होगी। ये जो कोलकाता के जो रिटेंशंस है ना, वो वर्ल्ड कप के पहले और वर्ल्ड कप के बाद कितने मतलब हमें अलग रूप पे दिखाई दे रहे हैं। अगर शायद उनको रिटेंशंस थोड़ी और मतलब डिलेट करने पड़े तो क्या वो वही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सच बात तो ये है कि वेंकटेश अय्यर को उन्होंने आधे सीजन के बेसिस पे रिटेन किया है, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने 1 या 1.5 सीजन के बेसिस पे रिटेन किया है, जहां पे इंजरी कंसर्न उनके रही है। सुनील नारायण के जो एक्शन पे जो सवाल उठते हैं वो अब भी उठते हैं, इंजरी पे भी उठते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि अब उन सवालों का जवाब उन्हें मिल गया है और वो कंफर्टेबल है नए एक्शन से, लेकिन ये भी एक व्हाट इफ, एक गैम्बल, एक होप सी बात है। और बाकी बचा रसल, जिसके सारे मतलब इर्द गिर्द इतने सारे सवाल उठते हैं, क्या वो फिट रहेंगे, बॉलिंग कर पाएंगे, बैटिंग कर पाएंगे, फील्डिंग कर पाएंगे, बॉलिंग करेंगे तो 4 ओवर करेंगे कि नहीं, इतने सारे सवाल उठते हैं। आपके हर मैच में आपको वर्कलोड मैनेज करना होता है। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो उनके सारे टेंशन बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अचानक से सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाए तो सारे रिटेंशन पे बहुत सवाल उठते हैं। तो ये एक लॉटरी होगी, और शायद इसीलिए ब्रेंडन मैकलम जैसे खिलाड़ी ने उनको लिया है, क्योंकि खुद अपने गेम स्टाइल पे इतने सारे हिट और मिस थे ब्रेंडन मैकलम कि उनको नहीं लगता है कि ये रिस्क लेने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स है केकेआर के पास सब। कप्तान की जो बात हम करते हैं, इस फ्रेंचाइज को कप्तान की जरूरत होगी, अच्छे कप्तान की, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे, जैसे प्लेइंग 11, सिलेक्शंस, टैक्टिक्स। अगर ये प्लेयर्स को के वर्कलोड मैनेज करने पड़े तो ओवेन मॉर्गन है तो बहुत ही अच्छे कप्तान, खुद का फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन क्या ओवेन मॉर्गन जैसे खिलाड़ी को फिर से शामिल करना चाहेंगे? जबकि आकाश ने कहा है कि ऐसे प्लेयर के साथ आपके टैलेंट्स के बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कोलकाता, जिन टीम्स ने 4 प्लेयर रिटेन किए हैं, सबसे अनरिलायबल 4 प्लेयर मेरे ख्याल से केकेआर के पास है। तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, ये जो अनसंग हीरोज थे केकेआर के सक्सेस के। शायद शुभमन गिल अभी भी आ रहे थे अपने अपने फॉर्म में, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को नहीं रिटेन किया उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया है और वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया है, तो ये एक गैम्बल तो जरूर होगा। तो आई एम अ लिटिल वरीड फॉर केकेआर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ज्यादा पैसे भी नहीं है और कोर में भी मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। देबायन। हाँ बिल्कुल, अगर आप मौजूदा जो 4 खिलाड़ी में देखें तो क्या क्या वो मिस कर रहे हैं। वो टॉप ऑर्डर में कोई खिलाड़ी नहीं है। सुनील नारायण आजकल ओपनिंग नहीं करते। फास्ट बॉलर एज सच आंद्रे रसल से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमेशा वो खिलाएंगे वही पे देबायन, वेंकी अय्यर तो वही खिलाएंगे, तो टॉप ऑर्डर के ही तो ऑप्शन है आपके। हाँ बिल्कुल, वेंकटेश अय्यर रहेंगे, लेकिन अगर उनको खासकर ये कहा गया है कि भारत के लिए आपको मिडिल ऑर्डर में फिनिशर का रोल खेलना है, तो क्या आईपीएल में वो एक अलग रोल खेलेंगे? वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। तो उनको जरूर अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, और इसी वजह से शायद शुरुआत में वो ज्यादा अग्रेसिव बिडिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ जो इम्पैक्टफुल बड़े नाम है, भले ही डोमेस्टिक क्रिकेट को हो या इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनको अपने स्क्वाड में ले आए, ताकि थोड़ी छवि साफ होने लगे कि फर्स्ट 11 कैसी दिख सकती है। जैसे रौनक ने कहा, थोड़े फिटनेस इश्यूज हैं, थोड़ा सा फॉर्म का भी इश्यूज है काफी, जितने भी रिटेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जो इसके बाद रवैया होगा वो साफ होगा। और सबसे बड़ी चीज है वही कि कप्तान कौन रहेगा, क्योंकि शायद पिछले 2-3 सीजन्स में ऑन पेपर उनकी टीम अच्छी रही है, शायद कप्तानी में थोड़ी बहुत कमी रही थी पहले, उसके वजह से बदला था। फिर उसके बाद ओवेन मॉर्गन के आने के बाद एक बहुत अच्छे रन में फाइनल पहुंचे थे। तो एक बहुत जेकिल एंड हाइड टाइप की टीम है, क्योंकि ऑन पेपर हमेशा अच्छी दिखती है, लेकिन परफॉर्मेंस में आप कभी कुछ गारंटी नहीं कर सकते इस टीम से। ठीक है, चलिए तो मुंबई की तरफ चलते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें आकाश, तो मुंबई में अगेन रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये 3 नाम तो बिल्कुल फिट बैठते हैं और रिटेन किया गया है। ये ऐसा लगता भी है कि बिल्कुल सही रिटेंशन है। कैरन पोलार्ड, क्या मानते हैं कि कैरन पोलार्ड की जगह किसी और को रिटेन किया जा सकता था, या क्या थिंकिंग क्या है, और अब इस ऑप्शन में क्या नजर रहेगी मुंबई की? देखिए, किया जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास ट्रेंट बोल्ट के रूप में एक और ओवरसीज खिलाड़ी जो था वो उपलब्ध था। 4 इंडियंस को आप रिटेन नहीं कर सकते थे, तो ऐसा नहीं कि पोलार्ड की जगह आप ईशान किशन को रख लेते, तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। कैरन पोलार्ड के इसी ये कि वो टीम है जिसको ये लगाव पसंद है कि एक खिलाड़ी को रखा, बहुत समय तक रखा। कैरन पोलार्ड इस फ्रेंचाइज के लिए जो कर चुके हैं वो शायद किसी और फ्रेंचाइज के लिए वो करते भी नहीं, क्योंकि इतना इनको वो अपनापन उन्होंने दिखाया भी है। कप्तानी के कैंडिडेट भी होते हैं कि अगर रोहित शर्मा मान लीजिए फिटनेस के चलते अगर कुछ मैचेस में सो रहे हैं तो एकदम वो फट से आ जाते हैं कप्तान के रूप में। तो मेरे विचार में ठीक ठीक, और क्या
इससे सस्ते मिल जाते ऑक्शन में, वो भी नहीं मिलते। चलिए वो भी, क्योंकि जिस तरीके का वो स्ट्राइकर हैं वैसे स्ट्राइकर उपलब्ध नहीं है आपके पास। तो बची हुई जो स्ट्रेटेजी की बात है, देखिए इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स पसंद है, इनको बहुत सारे फास्ट बॉलर्स पसंद है, क्योंकि वानखेड़े में वही चलता है। तो वो एक आप दोबारा लिख के ले लीजिए कि यही काम करने का प्रयास करेंगे। इनको लेग स्पिनर चाहिए, तो ये राहुल चाहर, यूजी चहल के ऊपर दे विल ब्रेक देयर बैंक। अगर वो नहीं मिला तो वनिंदु हसरंगा, क्योंकि दे आर स्मार्ट। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि श्रीलंका के थोड़े लो प्रोफाइल प्लेयर है, वो फट से खरीद लेंगे अगर उनको खरीदने का मौका मिला तो। और कीपर इनका बैटर होता है और बड़ा तगड़ा बैटर होता है। तो उस उनकी तरफ देखेंगे, चाहे वो ईशान किशन हो या क्विंटन डीकॉक हो, ओपनर इनका एक लेफ्टी होता है। तो टॉप 3 में एक खब्बा इनके पास पक्का होने वाला है। वो सनत जयसूर्या के टाइम से हो रहा है, तो वो अभी भी होने वाला है। वो बीच में क्विंटन डीकॉक, बाद में ईशान किशन, सो एवन लुइस भी बीच में आके वो कैरेबियन फ्लेवर के साथ खेले। तो एक खब्बा ओपनर वो ये ढूंढेंगे पक्का, एक ये लेग स्पिनर इनको चाहिए चाहिए, और फास्ट बॉलर्स के ऊपर ये तवज्जो देने वाले हैं, और ईशान किशन पे एक बार फिर ये बहुत सारे पैसे खर्च करने वाले हैं, ऐसा लगता है मुझे। रौनक? नहीं, बिल्कुल जो जो आकाश ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट मेरा तो मानना ये है कि ईशान किशन ने हम सबको काफी हैरान कर दिया कि सबसे पहले तो नए फ्रेंचाइज के साथ जाके नहीं जुड़ गए, और दूसरी बात कि जब ऑप्शन लिस्ट बाहर आई तो माँ की लिस्ट में शामिल नहीं थे। इसका मतलब मुंबई इंडियंस के पास अब बहुत ही अच्छा मौका है कि वो वापस ले भी ले उनके, क्योंकि अगर वो माँ की लिस्ट में शामिल होते तो ये ऑप्शन था ही नहीं। पंजाब या फिर कोई दूसरी टीम 18, 19, 20 करोड़ भी लगा के उनको ले लेते, लेकिन अब जो कि 30-35 नंबर पे आएंगे तो शायद उनको, उनके मन में भी ये ख्याल है कि मुंबई इंडियंस के पास में वापस जाना चाहता हूं, कम से कम उन्हें मौका तो दूं मुझे वापस खरीदने का। तो अगर ये बात है तो मैं तो ये भी मानता हूं कि शायद रिस्की होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस अपने बाकी के ऑप्शन की भले ही कदर ना करे, कह दे कि नहीं मुझे ईशान किशन वापस चाहिए, ये 5 प्लेयर्स के इर्द गिर्द में किसी को भी खिला लूं, मेरे चांसेस अच्छे ही रहेंगे और विकल्प मिल जाएंगे जो बाकी के जो आपके होंगे लेटर ऑन इन द ऑप्शन। तो मैं तो मानता हूं कि दे विल गो ऑल आउट फॉर किशन, एंड इवन इफ दैट मींस के बाकी के ऑप्शन के लिए उनके पास ज्यादा पैसे ना बचे। दिव्यांग, इस पर छोटी सी और फिर आगे चलते हैं हम लोग पंजाब की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। 4 रिटेंशन अच्छे हैं। आपके जो पोलार्ड का जो सवाल था उसके जवाब में यही दूंगा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी है। मैं तो मानता हूँ कि शायद सर्वकालिक बेस्ट T20 प्लेयर हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से मैच को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और उनका जो एक उनका हवा जो बैठता है ऑपोजिशन टीम्स पे, उसके वजह से काफी गेम्स जीतती हैं उनकी कोई भी टीमें। शायद रीसेंसी बायस थोड़ी सी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का उतना अच्छा T20 वर्ल्ड कप नहीं गया था, और मुंबई इंडियंस के लिए भी पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें हमेशा एक इंटीग्रल रोल माना जाता है। कप्तानी भी करते हैं जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते। तो वो बाकी बेसिस कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप उनसे स्मार्ट बाइज ही देखेंगे, और एक आध थोड़े से सरप्राइजिंग, उनकी स्काउटिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो एक आध सरप्राइजिंग नाम भी जरूर देखेंगे, और ऐसा देखने को मिलेगा कि सीजन में वो काफी इंप्रेस करेंगे। पंजाब की बात करते हैं, और इस पर जब बात करेंगे, स्ट्रेटेजी की बात होगी आकाश, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है पंजाब से। ये अक्सर हमने देखा है, कई बार देखा है, पैसे बहुत रहते हैं। इस बार भी 72 करोड़ सबसे ज्यादा उनके पास पर्स में पैसे हैं। 2 ही खिलाड़ी को उन्होंने रिटेन किया है, मयंक अग्रवाल, अर्शदीप सिंह, कप्तान भी कोई नहीं है। लेकिन नजर कैसी रहेगी, किन खिलाड़ियों पर रह सकती है, और क्या, जो मेरा एक सवाल आकाश से आपसे ये भी है कि ये दूसरे खिलाड़ियों को, दूसरे टीमों को, माफ कीजिएगा, उनकी कोर टीम बनाने से रोक सकते हैं? देखिए, आप रोक तो किसी को भी कुछ करने से नहीं सकते हैं। ये ओपन ऑक्शन है, 72 ही करोड़ है। अगर आप दूसरे को रोकने जाएंगे तो फिर आप अपनी टीम नहीं बना पाएंगे। तो उस स्ट्रैटेजी के साथ जो जो भी गया है वो मुंह की खा के आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14 साल का हमारा इतिहास बताता है। अब क्या करना होगा इनको, बड़ी सिंपल सी है। T20 क्रिकेट की अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो वही कंपोनेंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए कि आपको बॉलर्स चाहिए, अच्छी बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए, आपके ओपनर्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास फिनिशर होने चाहिए, और अगर आपको थोड़े अच्छे रिस्ट स्पिनर्स वगैरह मिल जाए तो काम अच्छे से चल जाता है। टीम अमूमन ऐसे चल जाती है, तो वही दोबारा ढूंढेंगे। पर मेरा तो ये मानना है कि ये 12 तारीख से पहले मयंक अग्रवाल को बोलें कि भाई साहब आप कप्तान है, अनाउंस भी कर दो। बेशक मत अनाउंस करो, लेकिन उनको तो बता दो और उनके साथ मिलकर टीम बनाओ। क्योंकि अगर आप स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपके पास पैसे हैं, आपने एकदम क्लीन स्लेट की है, तो उस पर आप चित्र कैसा बनाते हैं वो आपके हाथ में, ब्रश पेंट सब आपके पास है। अब आप अगर उस पर अच्छी का तस्वीर बनाएंगे तो वो सराहनीय है, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो ये बात भी सच है कि इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे असफल टीम अगर है तो वो पंजाब किंग्स है, क्योंकि एक बार भी नहीं जीते हैं। आई मीन फाइनल में एक बार पहुंचे थे पर एक बार भी नहीं जीते। राजस्थान के साथ कंपटीशन है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो यहाँ पर पर्स बड़ा है। अनिल कुंबले साहब वहां पर हैं, कप्तान मयंक मैं कह रहा हूं बना दीजिए और शुरुआत कीजिए और उम्मीद कीजिए कि चीजें सही ठिकाने पर बैठे।
रौनक? बिल्कुल, जो आकाश ने कहा बिल्कुल सीधा साधा है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं पंजाब की क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो 72 करोड़ नहीं 100 करोड़ का सवाल है, क्योंकि आज तक हमें समझ में नहीं आया कि पंजाब की स्ट्रैटेजी क्या होती है। पिछले ऑप्शन में जाके रायली मेरेडिथ और जाय रिचर्डसन को 22 करोड़ दे दिए उन्होंने मिला के। तो ये जो सब करते हैं पंजाब, इसके पीछे कोई मतलब हम लॉजिक ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन शायद उनके लिए एक चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि केएल राहुल नहीं है इस टीम में। माना कि केएल राहुल जैसे प्लेयर को आप हर टीम में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन वो तालमेल नहीं बना इतने सालों में से। भले इसके बावजूद के अनिल कुंबले वहां कोच थे, सेम स्टेट के थे वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं चला। तो शायद बिना उस अल्फा प्लेयर के पंजाब एक अच्छी टीम बना पाए। जिस तरह मैंने पहले कहा, कितने समय तक वो अपना जो पर्स एडवांटेज है बरकरार रख पाएंगे, वो बहुत मायने रखेगा। क्या वो पहले ही आखिरी सेट में सबको ले लेंगे, और या फिर बचा बचा के जब आवेश खान आएगा, जब ईशान किशन आएंगे, उनको ले लेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। पर उनकी रणनीति क्या हो सकती है मुझे पता नहीं, लेकिन दबाव तो बहुत होगा अनिल कुंबले पे। ये तो मैं जरूर कह सकता हूँ। शायद अगर इस बार पंजाब ऑक्शन में कमाल ना दिखा पाए, आईपीएल ना दिखा पाए, तो शायद अनिल कुंबले अगले साल नहीं दिखेंगे वहां पे। देखिए, मजेदार चीज ये है कि पंजाब एक ऐसी टीम है जो बेसिकली आईपीएल में रह चुकी है। 2 नए टीम्स आए हैं, लेकिन 2 टीमों में 3 खिलाड़ी रिटेन्ड है, या 3 खिलाड़ी उन्होंने अपने ड्राफ्ट में लिए हैं। तो उसके बनस्पत एक ऐसी टीम है जिसमें सिर्फ 2 ही रिटेन्ड खिलाड़ी हैं। तो सही मायने में ये एक इकलौती टीम होगी जो बिल्कुल स्क्रैच से ही बनाना पड़ेगा, जैसे आकाश ने कहा। तो उसमें उनकी रणनीति साफ होनी चाहिए। एक एडवांटेज जरूर है कि सबसे ज्यादा पर्स उनके पास है, तो थोड़ा सा अगर सोच समझ के खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए ऑक्शन ये सबसे बहुत क्रूशियल स्टेज होगा कि किस तरीके से खुद को पेश करते हैं, बाद के सेट्स के लिए कैसे पैसा बचा के रख सकते हैं, ताकि किसी की खिलाड़ी के लिए आउटबिड कर सके। मतलब उनके पास अगर ज्यादा पैसा रहे तो मान लीजिए ईशान किशन आ गए, शाहरुख खान आ गए, ऐसे खिलाड़ियों के लिए ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उनका क्या अप्रोच रहेगा इस ऑक्शन में। बिल्कुल, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टीम नजर आ सकती है, क्योंकि विराट कोहली इस बार कप्तान नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि वो कप्तानी नहीं करेंगे। रिटेन्ड है ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज। आकाश, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी की तरफ आपसे जानना चाहूंगा। क्या, हालांकि यह हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, क्या टीम मैनेजमेंट अभी भी मनाने की कोशिश कर सकता है विराट कोहली को कि आप कप्तानी कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि उनके रहने से टीम में एक एनर्जी आती है, रहती है? देखिए, आपकी टीम है, आपका कप्तान है, आपका प्लेयर है, आपने रिटेन किया, आप कुछ भी डिस्कस कीजिए। और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं और आपकी वो रणनीति है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने छोड़ी थी उस समय वो सब फॉर्मेट में भारत के कप्तान थे, और थोड़ा सा अपने आप को, समय को थोड़ा खाली करना चाहते थे। अब किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं है, तो फिर सिर्फ एक ही आपके पास किंगडम है रूल करने के लिए, तो कर लीजिए। तो ये डिस्कशन जरूर हो सकती है, पर विराट कोहली का आई थिंक अंतिम फैसला रहेगा कि क्या मैं वहां जाना चाहता हूं। और अगर वो डिसाइड करें, वही कहते हैं ना, ग्लास आधा भरा है या खाली है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अगर विराट कोहली मना कर देते हैं तो ये शायद खराब बात नहीं होगी आरसीबी फ्रेंचाइज के लिए, कि अब आप कुछ नया अगर कुछ करना ही चाह रहे हैं, एक बड़ा ऑक्शन हो ही रहा है, आप पीछे से कुछ सीखते हैं, तो आप एक नई कहानी अगर लिखना चाहते हैं तो उस कहानी का जो सूत्रधार है उसको किसी और को बनने दीजिए। फिर हो सकता है आपको विराट कोहली द बैटर जो है वो शायद आपके लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके, और फिर आप रणनीति डिसाइड करते हैं कि विराट कैसा खेलेंगे। ये विराट डिसाइड नहीं करेंगे कि टीम कैसा खेलेगी, तो वो एक शायद आपके पक्ष में बात चली जाए। तो मैं तो कहूंगा कि ये भी अच्छा हुआ एक तरीके से कि एबी भी नहीं है, तो एबी भी नहीं है, विराट भी कप्तान नहीं है। अब आपके पास कोई बैगेज नहीं है, बैगेज नहीं है, तो फिर आप एक अच्छे तरीके से टीम को बना सकते हैं। अभी तक क्या लगता था, सुपरस्टार्स की टीम थी, इसके अंदर जिनके इर्द गिर्द पूरी टीम और उनकी रणनीति घूमती थी, और हर साल, हालांकि पिछले 2 साल अच्छे रहे हैं, लेट्स बी फेयर, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ये क्वालिफाई करते रहे हैं पिछले 2 सालों में। लेकिन बॉलिंग कमजोर रही, बैटिंग में 5, 6, 7 पे कोई दिखा नहीं, स्ट्रेंज डिसीजन रहते थे। काइल जेमिसन को इतने पैसे दे दिए, शिवम दुबे को 4 करोड़ में छोड़ा, लेकिन डैन क्रिश्चियन को 5.5 करोड़ में खरीद लिया। आई मीन, और थोड़ा मुश्किल होता था ये सेंस करना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार चीजें जो है वो सही तरीके से चलेंगी। संजय बांगर भी चले गए वैसे वहां पर, तो इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। रौनक, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में कही, जब नया कोच आता है ना तो कुछ नया देखने को मिलता है हमें, और संजय बांगर और विराट कोहली की जो तालमेल है शायद अच्छी होगी। तभी तो जो वहां पे चले गए संजय बांगर, उनके साथ काफी काम भी हमने किया है, और जानते हैं कि इंडियन प्लेयर्स पे काफी इन्वेस्ट करते हैं। पंजाब में जब हेड कोच थे तो काफी सफल रहे हैं, और वो एक ऐसे टाइम पे जब शायद कोई भी इंडियन कोच और नहीं था वहां पे, तो अच्छा अनुभव रहा है उनका। मेरी राय में एक चीज जो मैं जरूर जानना चाहूंगा वो ये है कि क्या वो ग्लेन मैक्सवेल को बतौर कप्तान डिस्कस कर रहे हैं।
क्योंकि उनको बना दे कप्तान, तो फिर वो रणनीति कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है अपने ऑप्शन की। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसी एक फ्रेंचाइज है जो बड़े कप्तान को चाहेंगे अपनी टीम में, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि हम टीम बना लेते हैं फिर देख लेते हैं कौन बचेगा, उसको बना देते हैं कप्तान। अगर मैक्सवेल कप्तान बनेंगे उनके तो अब तक बातचीत हो जानी चाहिए थी उनसे, लेकिन शायद वो एक पॉइंट होगा कि अभी अभी तो अच्छे फॉर्म में आए हैं आईपीएल में इतने सालों के बाद, क्यों कप्तानी दे, उन्हें खेलने दो जैसे खेलना है। फिर मुझे लगता है डेविड वार्नर के लिए अग्रेसिवली जाएंगे एज अ कैप्टन। उनकी और विराट कोहली की अच्छी बनती है इंस्टाग्राम पे, तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है मार्केटेबल कैरेक्टर तो है ही डेविड वार्नर, तो शायद माइक हेसन के मतलब वो भी खुद अच्छे दोस्त मानते हैं उन्हें। तो देखा जाएगा, देखना पड़ेगा अगर वार्नर को पे नजर है उनकी, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक ऐसे प्लेयर है जो आरसीबी में अच्छे फिट होंगे, कोहली के साथ अच्छा तालमेल हो सकता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो आई थिंक दैट इज अ प्लेयर दैट आई लाइक टू सी। इफ नॉट, आई गेस अच्छे प्लेयर थे जो उन्होंने रिटेन नहीं किया, देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, मुझे सही में लगा कि काफी और मतलब मैं सरप्राइज हुआ कि उन्होंने पडिक्कल को रिटेन नहीं किया, और अब मैं नहीं समझता हूँ कि वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे उनको वापस लेने में, क्योंकि शायद ना मिले। तो आई थिंक दे गोना गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और मैं समझता हूँ कि डेविड वार्नर उनके लिस्ट पे काफी हाई होंगे। ये काफी रोचक होगा किस तरीके से अपनी टीम को निर्मित करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 2 सालों से जो आकाश ने भी कहा, गिविंग देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो हम जो ESPN क्रिकेट इन्फो में स्टंप माइक करके पॉडकास्ट करते हैं उसमें भी गौरव सुंदर रमन अक्सर पिछले 2 सीजन से ये बताते आ रहे हैं कि उन्होंने आरसीबी को बहुत करीब से देखा है। तो पिछले 2 सीजन में जो उन्होंने एक बदलाव देखा था वो ये था कि ये टीम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगी थी, ये टीम ज्यादा ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, ओपन टू न्यू आइडियाज बन गई थी। तो वो विराट कोहली की कप्तानी में ही था, और ये कुछ हद तक काफी क्रेडिट जाता है माइक हेसन को कि वो अपनी फिलॉसफी में बाय इन कर पाए थे विराट कोहली से। तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो भी नए कप्तान बनते हैं उनके साथ उनके क्या केमिस्ट्री बैठती है। मेरे हिसाब से आरसीबी के पास अच्छा मौका है, अच्छी टीम अगर बनाए तो ये सीजन काफी अच्छा खेल सकते हैं। आकाश, राजस्थान और हैदराबाद, यही दो टीम बची, इस दोनों की बात हम कर लेते हैं, फिर दो नई टीम यानी लखनऊ और अहमदाबाद की कर लेंगे। तो राजस्थान हैदराबाद एक साथ रखते हैं। 68 करोड़ हैदराबाद के पास है, राजस्थान के पास 62 करोड़ है। दोनों के पास से कप्तान ऑलरेडी हैं, केन विलियमसन हैदराबाद के पास और राजस्थान के पास भी जॉस बटलर और संजू सैमसन। कप्तान संजू सैमसन को उन्होंने रखा है आगे। तो इन चीजों को देखते हुए इनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और क्या ये एक बार फिर वही हैदराबाद की तरफ खासतौर से हम आपसे जानना चाहेंगे। दो नए खिलाड़ियों को उन्होंने रखा है, समद को, उमरान मलिक को, दोनों काफी टैलेंटेड, एक फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर कह सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा हैरान हूं कि आपने 8 करोड़ रुपए आपने दो अनकैप खिलाड़ियों को दिए हैं जिनको आप पहली 11 में नहीं खिलाएंगे, या 100% सर्टेनिटी नहीं है। मान लीजिए कल अगर आईपीएल शुरू होती है तो क्या पहला मैच मुंबई इंडियंस के सामने अगर आप वानखेड़े के मैदान पे खेल रहे हैं तो क्या अब्दुल समाद और उमरान मलिक खेलेंगे? आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं लगता कि वहां पे आप उनको खिला पाएंगे। और 8 करोड़ रुपए में आप अंततः आप पाएंगे ये ऑक्शन का जो डायनामिक जो हमें जिस तरीके से हमें समझ में आ रहा है, हो सकता है हम सब गलत हो, कि 70 से 80 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सारा जो है वो पहले 15 16 17 खिलाड़ियों में चला जाएगा। उसके बाद जो नंबर्स हैं, जो अनकैप्ड इंडियंस जो होंगे, जो लेसर नोन इंडियंस होंगे, वो आसानी से आपको सस्ते में मिल जाएंगे, तो वो टीम आपकी बन जाएगी। यहाँ पे इन्होंने अनकैप्ड पे 8 करोड़ खर्च कर दिए, विच इज एन इंटरेस्टिंग वन। पर एक नई सोच, एक नई शुरुआत, एक पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट वाज वेल पास्ट इट्स सेल बाय डेट। वो खत्म हो चुकी थी कहानी, क्योंकि चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, संदीप शर्मा हो, सिद्धार्थ कौल हो, इनके इर्द गिर्द उन्होंने टीम बनाई थी। राशिद खान भी अब चले गए हैं, स्पिनर इनके पास उनके अलावा कोई था नहीं। नबी से कभी कभी काम करवाते थे, टॉप में 3 ओवरसीज बैटर्स थे। तो वो जो रणनीतियां थी अब उनमें सब में बदलाव नेचुरली दिखेगा। 68 करोड़ रुपए इनके पास है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से करें। पर फिलॉसफी चेंज नहीं करनी। फिलॉसफी इसलिए चेंज नहीं करनी कि बॉलिंग यूनिट इवेंचुअली, देखिए टॉम मूडी की अगर आप उनके कोचिंग करियर को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बॉलिंग यूनिट्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और वो जितने अच्छे T20 कोचेज होते हैं वो हमेशा करते हैं। तो ये भी एक बार आप पाएंगे कि दोबारा वहीं उसी दिशा में जा रहे होंगे कि चलिए बॉलर्स इकट्ठे करते हैं, दीपक चाहर को ले लेते हैं, चलिए राहुल चाहर या यूजी चहल में से किसी को ले लेते हैं, चलिए कगिसो रबाडा, लॉकी फर्ग्यूसन या ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक को ले लेते हैं। सो उस दिशा में ये जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हैदराबाद की मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सैयद। उनको सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है कि बिना राशिद खान के अब वो कैसे आईपीएल में अपनी जगह बनाएंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि राशिद खान इतने बड़े प्लेयर थे उनके लिए। और मैं ये भी मानता हूँ, आकाश की पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दो अनकैप प्लेयर को रखने का क्या फायदा, लेकिन हमें ये
जानने को मिला है कि राशिद खान, उनके जो बहस हो रही थी उनकी कि वो रिटेन होने ही जा रहे थे और लास्ट मिनट नहीं रिटेन हुए, तो शायद ये एक पैनिक डिसीजन था कि अगर राशिद खान रिटेन हो जाते शायद दोनों प्लेयर को छोड़ देते या फिर रख लेते, पता नहीं हमें। लेकिन मैं मानता हूं कि लास्ट मिनट में राशिद खान ने ना कह दिया, मना कर दिया उन्हें, तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कहा कि नहीं चलिए मैं उमरान और अब्दुल समाद को लेता, कम से कम 2-3 प्लेयर का कोर तो बन ही जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि विलियमसन भले ही कप्तान क्यों ना हो, उनके फिटनेस और इंजरी पे सवाल हमेशा उठते रहेंगे। एल्बो की इंजरी है जो लगातार उन्हें परेशान करती है, तो उनको भी एक अनुभवी खिलाड़ी को लेना होगा। कौन होगा वो खिलाड़ी? क्या वो जेसन होल्डर को रख सकते थे अगर ज्यादा सोच दे देते उन्हें? तो ये भी एक पॉइंट हो सकता था, लेकिन उनको भी कप्तान एज अ वाइस कैप्टन या एज अ सीनियर इंडियन प्लेयर किसी ना किसी को तो लेना ही होगा। एक सीनियर प्लेयर जो केन विलियमसन के ही जगह पे, या आप सोच सकते हैं कि इस टीम में फिट बैठते हैं, मुझे लगता है, जो सनराइजर्स के लिए खेल चुके हैं, उनका नाम हमने लिया नहीं, और मैं तो हमेशा बांग्लादेश क्रिकेट का फैन रहा ही हूँ, तो शाकिब अल हसन काफी एक किफायती बाई इनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ला सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर कहीं पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो एक अच्छे खिलाड़ी, एक विकल्प हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए ये टीम थोड़ा सा संघर्ष करे खरीदने। तो राजस्थान का हाँ। देखिए ऐसा है कि राजस्थान में इन्होंने 3 तो खिलाड़ी ले लिए हैं, जिसके अंदर कीपर 2 है इनके पास, 1 2 3 के आपके पास बैटर हो गए, और पीछे से इन्होंने सीख लिया कि हमारी बॉलिंग कमजोर है, तो बॉलिंग को बिल्कुल पूरा पूरा उन्होंने बदलने का, सारे घर के बदल डालूंगा उस सोच के साथ ये ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेरे विचार में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सिर्फ एक मेरी इनसे दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि एक जगह जाके हमेशा फंसते हैं, पैसे पूरे खर्च करते हैं, लेकिन वो जो पैसे खर्च करते हैं तो 10 12 14 15 17 करोड़ रुपए में वो जयदेव उनादकट को ही ले लेते हैं। जयदेव उनादकट खराब प्लेयर नहीं है, या फिर कार्तिक त्यागी खराब प्लेयर नहीं है, ना चेतन साकरिया खराब प्लेयर है, पर इतने ही पैसे अगर आपने खर्च करने हैं तो आपको लॉकी फर्ग्यूसन, कगिसो रबाडा और वो ट्रेंट बोल्ट और उस तरीके के सरीखे जॉश हेजलवुड ऐसे गेंदबाज भी मिल सकते हैं। तो वो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, सबके बराबर खर्च करें, यू नो लॉन्गर अ मनी बॉल टीम। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा अनुभव की तरफ भी चले जाएं, तो उतनी खराब बात नहीं होगी कि आपका बॉलिंग यूनिट सिर्फ ऐसा ही ना हो जाए कि बैटिंग में तो आपके पास अच्छे हो गए खिलाड़ी, आप हो सकता है लियम लिविंगस्टन को भी दोबारा ले लें, ये इंग्लैंड की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट करते हैं, तो अगर उस तरफ जाने का इनका मन करता है, या सैम बिलिंग्स को कहें, चलो हम मिडिल ऑर्डर में सैम बिलिंग्स को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि ये भी इंग्लिश खिलाड़ी हैं, पर बॉलिंग में फिर बिल्कुल ही वो भारतीय युवाओं के साथ चले जाएं। दैट इज नॉट आइडियल, क्योंकि बॉलिंग T20 में ना बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती है और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। रौनक, राजस्थान। नहीं, बिल्कुल ज्यादा कुछ और ऐड करने के लिए नहीं बचा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पंजाब की तरह इन पे भी दबाव बहुत होगा। और यहाँ पे तो हर साल नए नए कोच आ जाते हैं, तो पता नहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि ऑप्शन में आपने एक ऐसी टीम बनाई है, तो इस पे सवाल जरूर उठेंगे। क्योंकि और इस साल में जरूर एक और प्रेशर होगा, जिस तरह आकाश ने कहा कि 2 नई टीम्स है, अगर वो 2 नई टीम्स एक साल में ही आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, तो फिर अचानक आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है आईपीएल में, इसके बावजूद कि आप फाउंडिंग मेंबर है, आप इतने सालों से खेलते आए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और एक भी बॉलर नहीं है रिटेंशन में, तीनों के तीनों बैट्समैन ही है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप बॉलर्स कैसे ले पाएंगे और बना पाएंगे। एक्सपीरियंस इंडियन बॉलर्स की पॉइंट बिल्कुल सही है आकाश की, कभी भी उन्होंने अनुभवी इंडियन फास्ट बॉलर को के अराउंड अपनी बॉलिंग अटैक नहीं बिल्ड की है। तो देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अप्रोच करेंगे, लेकिन दबाव बहुत होगा उनपे। और मैं एक चीज तो चाहूंगा कि सारे के सारे पैसे खर्च तो कर दे, पता नहीं क्यों आते हैं ऑप्शन में और पैसे बचा के ले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उन पैसों का, क्या फायदा? आए हो, इतना बजट है तो फिर जाओ जाके खर्च कर लो 90 के 90 करोड़। दिव्यान, रौनक की बात से मैं राजस्थान पर आपसे वो कमेंट देना चाहूंगा कि जैसे रौनक ने बोला कि आपने एक भी बॉलर को नहीं रखा, बिल्कुल वाजिब सवाल। क्या अगर आपको रिटेन ही करना था और अनकैप्ड खिलाड़ी को ही रिटेन करना था, तो कार्तिक त्यागी भी आपके पास ऑप्शन थे? देखिए, करने को आप कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली आपका फिर पर्स अफेक्ट हो सकता था, और कार्तिक त्यागी बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन थोड़े से इंजरी प्रोन दिखे हैं पिछले 2 सीजन में, शायद वो भी उनके दिमाग में रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल आकाश से सहमत हूं कि बॉलिंग को रीबूट करने की जरूरत थी, तो वो मौका उनके पास मिला है, और ये एक अच्छा सीजन, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है संजू सैमसन के नजरिए से, क्योंकि अब वो अनुभवहीन खिलाड़ी नहीं रहे। शुरुआत में जब आए थे, यंग एक्साइटिंग टैलेंट थे, प्रोस्पेक्ट थे, हमेशा वो, हम जानते हैं कि शुरुआत में बहुत अच्छी पारियां खेलते थे, उसके बाद उनका फॉर्म टेपर ऑफ कर जाता था। अब कप्तानी की जिम्मेदारी भी है साथ में, तो उनके साथ साथ कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो उन्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकें, शायद उतना खराब नहीं होगा अगर उनके साथ एक थोड़ा सा यंग स्क्वाड रहे, और फिर हमें शायद बेस्ट ऑफ संजू सैमसन देखने को मिले। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सीजन होगा राजस्थान के नजरिए से।
और सीजन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो नई टीम भी ऐड हो गई है, अहमदाबाद और लखनऊ की। तो चलिए हम उनकी भी बात कर लेते हैं। और पहले आकाश, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, अगर अहमदाबाद की बात करें तो तीन खिलाड़ी जो उन्होंने ऑलरेडी रख लिए हैं वो हार्दिक पांड्या है कप्तान, राशिद खान द ग्रेट खान, और शुभमन गिल यंगस्टर। मैं शुरू करूंगा पंड्या के नाम से, जो काफी दिनों से, यानी T20 वर्ल्ड कप के बाद से वो क्रिकेट से भी दूर हैं। उनकी बॉलिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्या वो बॉलिंग फिट है या नहीं है। लेकिन और उसके बाद फिर क्रिकेट खेल भी नहीं रहे हैं, एनसीए ने उनको अभी तक फिट करार नहीं किया है। पर कप्तान के तौर पर यह चुनाव थोड़ा हैरान तो करता है। देखिए, हैरान करता भी है, नहीं भी करता है, क्योंकि विकल्प क्या थे? या तो आप शुभमन गिल को कप्तान बना देते, या फिर आप बाकी वो दो फ्रेंचाइज की तरह आप ऑक्शन में जाते कैप्टन को खरीदने के लिए, फिर वो आपको महंगा पड़ता। हार्दिक पांड्या बड़ा स्पेशल स्किल सेट है इस खिलाड़ी के पास, तो 15 करोड़ में मेरे विचार में तो बहुत अच्छी बाय है। अभी अगर शायद बॉलिंग ना करें, अगले साल कर लेंगे। और राशिद खान कमाल की बाय है, उसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि इतने में तो वो आई एम वेरी सरप्राइज कि लखनऊ ने इनको क्यों नहीं रखा। वो खबर आ रही थी कि शायद वो वहां पे रख लेंगे। मतलब फुल वर्थ है उनकी, उस वर्थ हिज मनी जो उन पे आप स्पेंड कर रहे हैं। शुभमन गिल फिनोमिनल, बहुत अच्छा एक और बाय है, क्योंकि इनके तो फ्यूचर, मतलब अगर प्रेजेंट आपको ठीक ठाक लगता है तो फ्यूचर परफेक्ट नजर आता है। तो आप एक ओपनर हो गया, एक मिडिल ऑर्डर हो गया, एक कैरिज्मेटिक आपके पास ऑलराउंडर स्पिनर हो गया, लेग स्पिनर। कप्तान ठीक है। अब वही हम ये चर्चा पहले भी की थी कि आप कप्तान खरीदने जाओगे तो टीम अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर टीम अच्छी बना सकते हो तो फिर कप्तान वो चल जाएगा। और हमें किसने देखा? हमने तो देखा नहीं ना अभी तक कि किस प्रकार से हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। जब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया था तो किसी ने श्रेयस अय्यर को भी नहीं देखा था। जब ऋषभ पंत को कप्तान बनाया तो उनको भी किसी ने नहीं देखा था कि भाई कैसी कप्तानी करेंगे। इनफैक्ट रोहित शर्मा को जब ग्रूम करना शुरू किया था तो किसी को यह भी नहीं पता था कि रोहित कैसे कप्तान बनेंगे। सो इट इज अ स्टार्ट समवेयर। और वो कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत रहती है, नोन डेविल इज बेटर देन द अननोन वन। हार्दिक पांड्या के साथ आपने काम किया हुआ है, आप उनके साथ खेले हुए हैं, आप उनकी माइंडसेट को समझते हैं, आप ये भी जानते हैं। आशीष नेहरा के दृष्टिकोण से देख रहा हूं मैं, वो उनके गैरी कर्स्टन के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ कि यार इसको मैं जानता हूँ, इससे मैं बात करता हूँ और इसके साथ मैं टीम अच्छे से बना सकता हूँ। और थोड़ा बहुत अगर कहीं इधर उधर नज हियर पुश देयर करना होगा, कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो मेरे विचार में कोई खराब डिसीजन नहीं है कि आपने एक अननोन कमोडिटी के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। बिल्कुल। और आकाश ने जो सपोर्ट स्टाफ का नाम लिया है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आईपीएल में बहुत परिपक्व हैं। जैसे आशीष नेहरा खेल चुके हैं, सारे खिलाड़ियों को भी जानते हैं। साथ साथ गैरी कर्स्टन भी है और आशीष कपूर भी है, जो इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ भी रह चुके हैं। तो इन सबको अच्छा खासा इल्म है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या चल रहा है, कौन कौन अच्छा खेल चुका है, आईपीएल में किस तरीके के खिलाड़ी अच्छे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अहमदाबाद के पास एक अच्छा, मतलब सॉलिड फाउंडेशन है, क्योंकि 3 बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो टीम में उन्होंने ड्राफ्ट किया है। और इसके बियॉन्ड जो उनकी टीम बनेगी वो भी काफी मजबूत बन सकती है, क्योंकि राशि भी अच्छी खासी उनके पास होगी। तो अहमदाबाद एक ऐसी टीम है जिससे आप काफी कुछ उम्मीद रख सकते हैं पहले सीजन में। हार्दिक पांड्या पे सिर्फ मेरा एक सवाल है सेहत कि जब आप किसी इंडियन प्लेयर को कप्तान बनाते हो, फॉर्म पे काफी असर होता है। या तो आप किसी ऐसे प्लेयर को बनाते हो कप्तान जिन्होंने पिछले सीजन में अच्छी फॉर्म दिखाई, अचानक कप्तान बना दिया तो फॉर्म कहीं और चली गई। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या का फॉर्म ऐसा रहा है कि पिछले 1 साल से फॉर्म खो चुके हैं, क्योंकि इंजरीज से भी काफी इफेक्ट हुए हैं। तो क्या ये एक अच्छा समय है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए? अगर कोई भी साल आप पिक कीजिए हार्दिक पांड्या के करियर में, 2015 में, 18 में, 19 में बनाए कप्तान, तो हम कहेंगे क्या एक्साइटिंग ऑप्शन है। अब मैं जरा समर के कतरा के कह रहा हूं कि क्या वो अपने फॉर्म को पहले वापस ले पाएंगे, बॉलिंग कर पाएंगे, फिर ही आप हार्दिक पांड्या तो पूरा पैकेज जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, फिर ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि राशिद खान को भी आप, सॉरी, दूसरी बात यह हार्दिक पांड्या की कि अच्छे फ्रेंचाइज में खेले हैं। और ये बहुत ही एक लग्जरी होती है कि आप मुंबई इंडियंस में जब खेले हो, आपके इर्द गिर्द मैच विनर्स ही है। खुद आप मैच विनर तो हुई, अब आपको लीड करना है, अब आपको ऑलमोस्ट हर बार परफॉर्म करना होगा। अगर मुंबई इंडियंस के लिए आप फेल कर गए तो पॉलार्ड है, कृणाल पांड्या है, रोहित है, बुमराह, इतने सारे हैं। तो ये मैं देखना चाहूंगा। ये मेरी राय में, अगर आकाश पता नहीं आप मानते हो कि नहीं, ये टीम या तो टॉप 4 में या टॉप 2 में होगी, या फिर एकदम टॉप 2 में जाए, मतलब बॉटम 2 में चली जाएगी। दिस विल आइदर बी ग्रेट और टेरेबल, मैं ये मानता हूँ अहमदाबाद के लिए। इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। आशीष बस मेरा एक दोस्त है, मैं तो चाहता हूँ ऊपर ही रहे। एक डिस्क्लेमर दे दे कि रौनक का जो हिस्ट्री है विद प्रेडिक्शन वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेजेंडरी है। इसलिए तो मैं आजकल कहता हूँ कि आइदर टॉप 2 और बॉटम 2 बीच में रहेंगे, मिड टेबल टीम रहेगी इसका मतलब। वैसे रौनक ने जो बात बोली, मैं उधर से ही आकाश को मैं वही कहना चाह रहा था उस वक्त भी, कि क्या
आप कप्तान के तौर पर राशिद खान को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कप्तानी की है राशिद खान ने। और जब एक ऐसा ओवरसीज आपके पास रहता है जो आपको पता है कि ये मेरे 11 में तो बिल्कुल खेलेगा ही खेलेगा, तो ये कोई फिर वहां पर आकाश मुझे लगता है कि इफ एंड बट भी दिमाग में नहीं रहता है कि क्या इसको बनाए या ना बनाए। देखिए ऑप्शन है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ आपकी 11 में 100% खेलने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कप्तान बना दे। ये एक बात बहुत जरूरी रहती है कि अब जैसे ऑनरिक नोकिया है, वो 14 के 14 मैच खेलेंगे, पर आप उनको कप्तान के रूप में तो नहीं देखेंगे ना। अब राशिद खान मान लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे कप्तानी कर चुके हैं, पर डू यू सी हिम एज ए कैप्टन कि वो टैक्टिकली उतने ब्रिलियंट हैं, वो उस टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, इसलिए कप्तान बना दिए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर टैक्टिकली जो आप गेम को पढ़ना, उसकी नुआंसेस को समझना, उस खेल को चलाना, बहुत दो अलग चीजें। और इनफैक्ट मैं तो वो चांस भी नहीं लेना चाहता हूं कि राशिद खान द प्लेयर कहीं वो अफेक्ट हो जाए राशिद खान द कप्तान के चक्कर में। तो राशिद खान को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, आप जाइए, आप कोशिश कीजिए जितनी आप विकेट ले सकते हैं, आप मैच विनिंग गेम चेंजिंग पारियां खेलिए, गेंदबाजी कीजिए, और कप्तानी की सरदर्दी बाकियों को संभालने दीजिए। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर भी देखिए आकाश, कप्तानी की बात आप बार बार बोलते हैं कि मत कीजिए या किसी और को करने दीजिए, लेकिन यहां पर भी जो पहला नाम है रिटेंशन में केएल राहुल का, वो भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी में जुड़ जाता है। मार्कस स्टोइनिस भी है, रवि बिश्नोई भी है। सवाल मेरा फिर आपसे आकाश, वही शुरुआत में वहीं से करूंगा कि क्या केएल राहुल बतौर कप्तान ऐसे हैं कि उन्हें आंख बंद करके लेकर कप्तान बना देना चाहिए? ऑप्शन ही नहीं है कोई, मतलब आपके पास ये तो भारत के कप्तान है, अभी टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, अभी वनडे में कप्तानी किया है, इज द हेयर अपैरेंट भारत के उप कप्तान है। आई मीन यहाँ तो एक्चुअली नो ब्रेनर है कि आप मतलब अभी भी आप सोचेंगे, श्रेयस अय्यर को लेने के बाद भी हो सकता है आप सोचें कि यार कप्तान बनाऊं या ना बनाऊं। जरूरी नहीं है कि बतौर कप्तान मैं आप इनको ले रहा हूं, हो सकता है मुंबई ले जाए, और मुंबई तो कप्तान के बारे में सोचेगी भी नहीं इनको कि चलो भाई हमारी टीम में, पर कप्तान नहीं है। दिल्ली में थे तो उन्होंने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया, श्रेयस को नहीं बनाया, पर राहुल ने तो कप्तान बनना ही बनना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कहीं वो बैंगलोर जाते तो वहां पे भी कप्तान बनते। तो राहुल द कैप्टन इज डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस, वो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत बार बोला है। पर इस बार एक थोड़ी लग्जरी रहेगी कि साथ में खिलाड़ी जो बाहर कोचिंग स्टाफ है, उसमें गौतम गंभीर है, उसमें एंडी फ्लावर है, तो अच्छे टैक्टिशियन है, थोड़ा अच्छी टीम बना सकते हैं। शुरुआत आपने करनी है तो आप यहां से ऑक्शन तक आप अपनी कहानी खुद लिखिए, जैसे आपको प्लेयर्स चाहिए वैसे आप चुनिए, और उसके बाद एक मैच विनिंग टीम आप तैयार कीजिए जिसमें राहुल द बैटर इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड एट ऑल। हमने जो देखा है यही सबसे बड़ी समस्या है राहुल द कैप्टन में। समस्या जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो आलोचना वो रहती है वो यही है कि यार बल्लेबाज थोड़ा धीमा हो जाता है, जैसी कप्तान बनाते हैं ना गाड़ी थोड़ी धीमी चलती है, ये फरारी जो है ये वो मतलब एम्बेसडर की तरह चल रही है, तो वो आप नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए अब आपके पास मौका है, आप दिल खोल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी लीजिए, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, क्विंटन डीकॉक, इनमें से कोई एक ओपनर अपने साथ रख लीजिए। ईशान किशन मिल जाता है तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा है, और फिर नीचे भी रखिए आप 2-3 बड़े बड़े स्ट्राइकर्स अगर रख सकते हैं तो, और फिर खेलिए दिल खोल के क्रिकेट। आई थिंक जो एक प्रॉब्लम थी पंजाब में वो हमेशा पिछले 2-3 सीजन में जो हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर ज्यादा मजबूत नहीं रहती थी, शायद इसी वजह से टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा निर्भर होते थे। तो शायद उससे राहुल का जो टैक्टिक होता था, बल्लेबाजी करने का जो तकनीक या शैली, उससे डिक्टेट होता था, इसी वजह से स्ट्राइक रेट भी उनका धीमा होता था। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने टीम में थोड़े से एक्सप्लोसिव खिलाड़ी या बल्लेबाज खासकर मिडिल ऑर्डर वाले रखें। अगर ऐसा हो तो जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि केएल राहुल फिर से अपने पुराने फॉर्म में नजर आएंगे, जहां पे वो बहुत विध्वंसक बल्लेबाज हैं। मतलब उनके सामने कोई भी गेंदबाजी क्रम टिक नहीं सकता अगर फॉर्म में आ जाए। तो वही उम्मीद करेगी लखनऊ सुपर जायंट की, वो बिल्कुल सुपर जायंट की तरह ही बल्लेबाजी करे। देखिए राहुल की जो बात होती है ना, अभी ऐसा एक समय आ जाता है जब आप अपने आप को इंडियन प्लेयर के टॉप 8 प्लेयर में से मानते हो, इंडियन टीम के, इंडियन क्रिकेट के, तो ऑलमोस्ट एक राइट बन जाता है कि आईपीएल की कप्तानी तो करनी ही करनी है। मैं ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे फ्रेंचाइज पे चला जाओ जहाँ रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या केन विलियमसन हो, जहाँ पे कप्तान ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो राहुल शायद उस नाव में अभी है, और मैं मानता हूं कि अगर वो मुंबई जैसे फ्रेंचाइज में चले जाते तो शायद वी वुड सी द बेस्ट ऑफ राहुल। लेकिन अब वो एक हक सा बन जाता है कि मुझे तो कप्तानी करनी है भाई। अगर जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस के लिए ना खेलते होते, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ वो कहते कि मुझे तो कप्तानी करनी है भाई, दिस इज द पीक ऑफ माय करियर। पर क्या वो अभी तो सब इंडिया के भी कप्तान बनना चाहते हैं फिलहाल। सब कप्तान बनना चाहते हैं। हमें तो पता है कि अश्विन को कप्तान बनना था, इसलिए निकल गए चेन्नई से, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये एक बात होती है, सुरेश रैना को कप्तानी करनी थी, पता नहीं किस किस को, सबको कप्तानी करनी होती है इन द पीक ऑफ देयर टाइम, राइट। तो मैं तो मानता हूँ, लेकिन ये एक बात याद रखनी चाहिए कि राहुल इज स्टिल एन अनप्रूवन कैप्टन।
और जितना हमने देखा, आकाश आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में भी ही वाज नॉट नेसेसरीली टैक्टिकली एट हिज बेस्ट, हालांकि स्टैंडिंग कैप्टन थे ओडीआई सीरीज में। तो ये उनके लिए बड़ा साल है, क्योंकि आप पंजाब में एक्सक्यूजेस ढूंढ सकते हैं, जिस तरह दिबान ने कहा मिडिल ऑर्डर में वीकनेस थी, शायद अनिल कुंबले, या फिर ओनरशिप से कुछ इश्यूज है। यहाँ पे ओनरशिप के जो रेपुटेशन है आईपीएल में बहुत अच्छी है, एम्बिशियस ओनर्स है, साल 2 साल में ही आईपीएल के फाइनल तक पहुंच गए थे पुणे के साथ साथ, अच्छी टीम थी उनकी। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि व्हाट इज राहुल एक्चुअली मेड ऑफ। एंडी फ्लावर सफल कोच रहे हैं, गौतम गंभीर सफल कप्तान रहे हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स टू सक्सीड है सब है। अब अगर राहुल सक्सेस ना दे पाए इन्हें, तो सवाल उठे जाएंगे कि क्या वो विराट कोहली जैसे है कि प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन समहाउ टाइटल जस्ट इवेड्स हिम। तो ये एक बड़ा साल है केएल राहुल के लिए, और जिस तरह की खुद की अप्रोच होगी, पिछले साल पंजाब के लिए कहा कि मैनेजमेंट ने मुझसे कहा ऐसे खेलने के, जो मैं काफी सरप्राइज था ऐसे कमेंट से कि भाई आप डिसाइड कर लो, आप मैनेजमेंट से काफी बड़े हो, आप डिसाइड कर लो कैसे खेलना है आपने। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि केएल राहुल लखनऊ में क्या जलवा दिखा पाएंगे। नहीं तो आप, मुझे ये भी याद है कि 2016 में जब पुणे के ओनर्स थे तो धोनी कप्तान था, 2017 में निकाल के स्टीव स्मिथ को बना दिया उन्होंने। जब धोनी को निकालने में कतराए नहीं, तो फिर राहुल को निकालने में नहीं कतराएंगे शायद ओनरशिप। तो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग तो इस बार का आईपीएल भी होगा, और उससे पहले आईपीएल 2022 की ये नीलामी होगी जिस पर ESPN क्रिकइन्फो की जबरदस्त कवरेज जारी रहेगी, इंग्लिश में भी और साथ ही साथ हिंदी में भी। और हिंदी में आपको फॉलो करने के लिए www.espncricinfo.com/हिंदी पर लॉगिन करना है, और वहां पर तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, रौनक आपका भी, आकाश आपका, और दिबायन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। धन्यवाद।